नमस्कार, आप सुन रहे हैं लॉर्ड ऑफ मैनहुअस। दोस्तों, पेश है धुरंधर एमसी की कहानी, जो एक गेमर से ग्रीक गॉड वॉरियर बना और घूस घूस के मारता है। हाँ, तो किसी तरह उस गेम में ट्रांसफर होने के बाद जिसे हमारा एमसी खेलना पसंद करता था, उसे कदीम नाम के एक कैरेक्टर का रोल निभाने के लिए मजबूर किया जाता है। उसे अटाला का महान वॉरियर माना जाता था, जिससे उसे अ गॉड ऑफ स्ट्रगल एंड विल्डरनेस जैसे टाइटल्स मिले थे। वो एक हीरो था जिसे आर्च डीमन और उसकी आर्मी को खत्म करने और दुनिया को प्योर इविल से साफ करने के डिवाइन ऑर्डर्स मिले थे। कॉन्सिक्वेंटली वो हीरोज की एक पार्टी के साथ एक क्वेस्ट पर निकलता है, जहां उसका रोल वैनगार्ड का होता है। कदीम की फिजिक और स्ट्रेंथ नॉर्मल ह्यूमन एनाटॉमी से कहीं ज्यादा थी, और जब भी वो एक लीटर डीमन का ब्लड गटकता, चीजें और भी इंसेन हो जाती थीं। इससे उसे एक्स्ट्रॉर्डिनरी एबिलिटीज मिलती थीं, एक ट्रेट जिसे ब्लड बर्जर्कर कहते हैं। इस स्टेट में ये पहले से रिप्ड ग्रीक गॉड बिल्कुल पागल हो जाता, एक जंगली जानवर में बदल जाता जिसकी कोई लगाम नहीं थी। लेकिन इस पावर का एक ड्रॉबैक भी था। ये डीमोनिक पावर उसकी कॉन्शियसनेस को इस हद तक करप्ट कर देती थी कि कदीम दोस्त और दुश्मन के बीच फर्क करने की एबिलिटी खो देता था। लकीली बर्जर्कर स्टेट का असर टाइम के साथ खत्म हो जाता था, और करप्ट डिमोनिक एनर्जी का इन्फ्लुएंस भी। इसके अलावा उसके पार्टी मेंबर्स ये इंश्योर करते थे कि करप्शन उसके माइंड पर परमानेंटली हावी न हो जाए। उनके कंबाइंड एफर्ट्स से वे आर्च डीमन की फ्रंट लाइंस को तबाह कर देते हैं, और आखिर में आर्च डीमन का ही सिर कलम कर देते हैं। अब जब उसने अपनी डिवाइन ड्यूटी पूरी कर ली थी, तो आखिर में उसके जाने का और अपने सबसे प्यारे पार्टी मेंबर्स को पीछे छोड़ने का टाइम आ गया था। जैसे ही वो एक डिवाइन आर्केन लाइट में सीधा चलता है, वो दुनिया से गायब हो जाता है और अपने साथियों को अपने लिए रोता हुआ छोड़ जाता है। जहां तक हमारे एमसी की बात है, वो काफी देर से इस खालीपन के वॉइड में चल रहा है। उसे नहीं पता कि उसे उस दुनिया में वापस जाने में कितना टाइम लगेगा जिससे वो कभी बिलोंग करता था। पहली चीज जो वो करने का प्लान करता है, वो है एक कैन बियर खोलना और कुछ अच्छी नींद लेना। मिडीवल फैंटेसी गेम्स वो दोबारा कभी उन्हें हाथ भी नहीं लगाएगा। उसकी अब बस एक ही डिजायर है, घर लौटना और वो लेड बैक गूनर लाइफ जीना जो उसे कभी पसंद थी। जल्द ही उसे खाली वॉइड में एक लाइट की चमक दिखाई देती है, जिसे देखकर वो जोर जोर से हंसने लगता है। वो गेम को फाइनली हराने और अपने घर लौटने की खुशी में पागल हो रहा था, या कम से कम उसे ऐसा लगा। गेम खुद को रिस्टार्ट कर देता है और उसे एक बिल्कुल स्ट्रेंज जगह पर भेज देता है। हमारा एमसी इस समय कैदियों के एक कैरावैन के साथ विल्डरनेस में ट्रैवल कर रहा है। वो भी उन कैदियों में से एक का रोल निभा रहा है। अलग अलग कैदियों की अलग अलग कहानियां थीं। फॉर इंस्टेंस, एक बंदा बताता है कि उसने कभी डिमोनिक आर्टिफैक्ट्स नहीं बेचे, उस पर झूठा आरोप लगाकर उसे फंसाया गया है। यहां तक कि उनकी गार्डिंग कर रहा सोल्जर भी बता सकता था कि ये मर्चेंट इनोसेंट लग रहा है। नेवरदलेस, वो गार्ड अपने सुपीरियर के खिलाफ आवाज नहीं उठा सकता, क्योंकि पैलेडिन लिंटन फेलिपर्स ने खुद इस आदमी पर इस घिनौने क्राइम का आरोप लगाया था। इसलिए वो अपना पार्ट प्ले करता है और प्रिजनर को लॉर्ड एल्गा के पैलेडिन पर शक करने के अंजाम की धमकी देता है। प्रिजनर जानता था कि बहस करने से उसे बस जल्दी मौत मिलेगी, इसलिए वो चुपचाप चलना जारी रखता है। सिर्फ एक इनोसेंट मर्चेंट ही नहीं था जिस पर एक ऐसे क्राइम का आरोप लगाकर कैद किया गया था जो उसने कभी किया ही नहीं। वहां हमारा एमसी भी था, जो सबसे ऊपर टावर कर रहा था, एक सच्चा बारबेरियन। हमारे एमसी को कोई क्लू नहीं है कि आखिर हो क्या रहा है। वो खुद को इन जंजीरों से भी आजाद नहीं कर सकता, क्योंकि जो एक्स्ट्रॉर्डिनरी पावर उसके पास कभी थी, वो उसके शरीर से गायब हो चुकी है। अगर उसे सही से याद है, तो उसने एक गेम मैसेज देखा था जिसमें कुछ ऐसा लिखा था कि एक न्यू गेम बिगिनिंग से स्टार्ट हो रहा है। अगर वो ये मान भी ले कि वो इस गेम को फिर से खेल रहा है, तो गेम्स आमतौर पर ऐसे स्टार्ट नहीं होते, कंसिडरिंग कि वो मेन कैरेक्टर है। सडनली एक बूढ़ा आदमी उसका ध्यान खींचता है और उसे अननोन ओरिजिन की कुछ अजीब रूट्स ऑफर करता है। बूढ़े आदमी का दावा है कि इन्हें चबाने से उसकी बोर्डम दूर हो जाएगी। ऑफ कोर्स, कदीम इस आदमी के इस काइंड जेस्चर के पीछे का मोटिवेशन नहीं समझ पाता। उस एल्डर के अकॉर्डिंग उसे अपनी लाइफ का एक मोमेंट याद आता है जब उसने कुछ बारबेरियन दोस्त बनाए थे, और हमारे एमसी को देखकर अचानक नॉस्टैल्जिया की एक वेव सी आ गई। जो रूट वो ऑफर कर रहा है, वो बारबेरियन काइंड की मदद के लिए कभी कॉम्पेंसेट नहीं कर सकती, लेकिन उसे उम्मीद है कि ये कुछ तो मैटर करेगी। कदीम बिना कुछ शक किए रूट पकड़ता है और उसे चबाना शुरू कर देता है। फिर बूढ़ा आदमी पूछता है कि वो कैप्टिव कैसे बना, एक ऐसा सवाल जिसका जवाब कदीम को नहीं पता था। कॉन्सिक्वेंटली, बूढ़ा आदमी उनकी सिचुएशन के बारे में थोड़ा और बताता है। लुकाउनिया एम्पायर की टेरिटरी के पैलेडिन्स और प्रीस्ट्स पेगन्स के प्रति ज्यादा फ्रेंडली नहीं है।
एम्पायर का जिक्र हमारे एमसी को चौंका देता है और वो और डिटेल्स मांगता है। ये बूढ़े आदमी के लिए भी एक बड़ा सरप्राइज था, ये सोचना कि ये बड़ा सा बंदा लुकाउनिया एम्पायर के एग्जिस्टेंस के बारे में नहीं जानता। लेकिन जहां तक कैडिम को याद है, लुकाउनिया तो कॉन्टिनेंट के सेंटर में लोकेटेड एक किंगडम होना चाहिए था। बूढ़ा आदमी अग्री करता है, लेकिन मिसअंडरस्टैंडिंग क्लियर करते हुए बताता है कि किंगडम नाम पास्ट में यूज होता था। कि सुनकर करीम को कुछ भी समझ नहीं आता। सबसे करीबी थ्योरी जो वो सोच सकता है वो ये है कि वे एक पैरेलल वर्ल्ड में आ गए हैं जहां वर्ल्ड बिल्डिंग थोड़ी अलग है। जब करीम उनकी डेस्टिनेशन के बारे में पूछता है तो बूढ़ा आदमी बताता है कि वे एम्पायर की कैपिटल होली सिटी ऑफ लुकॉन जा रहे हैं। जब प्रिजनर्स लुकॉन पहुंचेंगे तो उन्हें लॉर्ड एल्गा के जजेस के सामने बुलाया जाएगा। वहां प्रिजनर्स इंक्विजिशन का सामना करेंगे। करीम अपनी सर्कमस्टेंसेस के बारे में कंप्लेन नहीं करता। एट द वेरी लीस्ट उसे सीधे सिर कलम किए जाने के बजाय खुद को डिफेंड करने का एक चांस मिल रहा है। तभी बूढ़ा आदमी उसे रियलिटी चेक देता है। जब उसने इंक्विजिशन कहा तो उसका मतलब था कि प्रिजनर्स को एगोनाइजिंग टॉर्चर से गुजरना होगा और हमारे एमसी जैसे पेगन के लिए तो चीजें और भी बदतर होंगी, क्योंकि वो टॉर्चरर्स के खेलने के लिए परफेक्ट टॉय का काम करेगा। उसके पास अपने मसूड़ों में कीलें ठुकवाने के अलावा कोई चॉइस नहीं होगी, जिसके बाद उसकी नाक में खौलता हुआ मोल्टन मेटल डाला जाएगा। ये उस बूढ़े आदमी के आखिरी शब्द थे, इससे पहले कि पैलेडिन का भाला उसे आर पार कर देता है और उस बेचारे आदमी को वहीं मार डालता है। ये एक क्लियर मैसेज देने के लिए था। जो लोग लॉर्ड एल्गा के पैलेडिन के जजमेंट पर सवाल उठाते हैं वे अपने पापों का प्रायश्चित केवल अपनी मौत से कर सकते हैं। पैलेडिन फिर अपना ध्यान हमारे एमसी की तरफ करता है और पूछता है कि क्या वो भी इस कानाफूसी का हिस्सा था। अगर इस बड़े बंदे को अपनी जान प्यारी है तो उसे अपना सिर झुकाकर दया की भीख मांगने के लिए कहा जाता है। लेकिन ये गिगा चैट जवाब में सिर्फ मुस्कुराता है, जिससे पैलेडिन अनॉयड हो जाता है। उसकी मुस्कुराहट एक मजाक थी, एक ऐसा ऑफेंस जिसके लिए क्रिमिनल को तुरंत मौत की सजा मिलनी चाहिए। जैसे ही वो प्रिटी पैलेडिन अपना भाला सीधे हमारे एमसी की तरफ चलाता है, हमारा एमसी एक शॉलिन मंक की आत्मा को धारण कर लेता है और अपनी हेवन सेवरिंग पाल्म ग्रिप टेक्निक से उस तेज भाले को पकड़ लेता है। पैलेडिन अपना भाला हिलाने के लिए स्ट्रगल करता है, जिससे उसे बहुत डिस्ट्रेस होता है। करीम फिर अचानक हथियार पर अपनी पकड़ छोड़ देता है, जिससे एरोगेंट पैलेडिन लड़खड़ा जाता है। अब इस पैलेडिन का तो बैंड बजने वाला है, लेकिन इससे पहले कि करीम अपना बीस्ट मोड ऑन करे, आप लोग जल्दी से लाइक एंड हाइप बटन दबाकर अपना सपोर्ट ऑन कर दो। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, ताकि ऐसी ही ऑसम कहानियां आप तक आती रहें। उस बास्टर्ड ने अपना मुंह चलाना खत्म भी नहीं किया था कि हमारा एमसी रहमान डकाइट स्टाइल में उस पर टूट पड़ता है और अपने ह्यूमंगस साइज और शेयर वेट के नीचे पैलेडिन को उसके घोड़े समेत एक माइटी टॉप रोप स्प्लैश से कुचल देता है। भाई लोगों, हमारे एमसी की दी हुई मौत बड़ी कसाई नुमा होती है। घोड़ा और उस पर सवारी करने वाला डिक दोनों एक पिटे हुए पिंजाटा की तरह जमीन पर पड़े थे। समहाउ पैलेडिन में अभी भी इतनी स्ट्रेंथ बची थी कि वो वापस अपने घुटनों पर खड़ा हो सके। एक बारबेरियन जो गॉड के एक एजेंट को नुकसान पहुंचाने की हिम्मत करे, उसे जस्टिस मिलेगा। हमारा एमसी भी इस पैलेडिन की स्ट्रेंथ को एक्नॉलेज करता है, भले ही वो एक नूब हो। हर्मर वाला प्रिटी बॉय फिर अपना होली स्पीयर आसमान की ओर उठाता है और लॉर्ड एल्गा, मास्टर ऑफ इटर्नल लाइट का नाम लेता है और उनसे डीमंस के सर्वेंट को पनिश करने के लिए जरूरी स्ट्रेंथ मांगता है। एक आर्केन होली लाइट उस पैलेडिन को घेर लेती है, जिससे उसे एक और स्ट्राइक अटेम्प्ट करने के लिए पावर बूस्ट मिलता है। जैसे ही भाला अपने टारगेट को भेदने से इंचेस दूर होता है, कदीम को रियलाइज होता है कि हिट से बचने के लिए इनफ टाइम नहीं है। हेंस भाला अपने टारगेट से कांटेक्ट करता है और बड़े बंदे को पीछे की ओर फेंक देता है और फाइनली वो पीछे वैगन से जा टकराता है। थैंकफुली वैन ने ब्लो की स्ट्रेंथ को कुछ हद तक कुशन करने में मदद की। इसके साथ ही हमारे एमसी को पकड़े हुए शैकल्स भी इंपैक्ट की वजह से टूट गए। करीम के चेस्ट पर एक गंदा कट लग गया था, जो पैलेडिन के लिए काफी सरप्राइजिंग था। वो एक्सपेक्ट कर रहा था कि इस बारबेरियन की उस माइटी अटैक से मौत हो जाएगी। ये फैक्ट कि वो बड़ा बंदा बच गया बस ये साबित करता है कि उसकी बॉडी एक रीजन से जैक्ट है। अब आते हैं हमारे एमसी के पर्सपेक्टिव पर। उसे भी उस लास्ट अटैक से ओवरवेल्म्ड होने की उम्मीद नहीं थी, भले ही उसे नर्व्ड कर दिया गया हो और उसकी एबिलिटीज रिसेट हो गई हों। केवल उसका यूनिक ट्रेट ब्लड बर्जर्कर बचा है, जिसे वो सिर्फ डीमन ब्लड पीने पर ही यूटिलाइज कर सकता है। इस क्रिटिकल सिचुएशन में उसकी जरूरतों के लिए एक लो लेवल डीमन भी काफी होगा। जैसे ही उसने ये सोचा, उसकी नाक कैरावैन के मलबे में से एक डीमन की जानी पहचानी प्लेजेंट स्मेल को पकड़ लेती है। मीनवाइल पैलेडिन पास आकर अपनी धमकियां देता है।
ये सोचकर कि उसका ओपोनेंट कॉर्नर हो चुका है और उसे अपने किए पापों के लिए रिपेंट करना चाहिए। लेकिन सडनली पैलेडिन को भी उस बदबूदार डीमन की गंदी स्मेल आती है, जिससे इंस्टिंक्टिवली एक रिवोल्टिंग रिएक्शन होता है। दूसरी तरफ हमारा एमसी नए कॉन्फिडेंस के साथ मलबे से उठ खड़ा होता है। जोर जोर से हंसते हुए वो इस बास्टर्ड को बताता है कि जिस गॉड की पैलेडिन पूजा करता है, अ गॉड एल्गा, वो भी उसे नहीं रोक पाएगा जो अब होने वाला है। उस बोल्ड डिक्लेरेशन के साथ वो वैन के मलबे को तोड़ता है और डीमन की लाश का सिर बाहर खींच लेता है। हमारा एमसी उस बदबूदार बदसूरत सिर को ऐसे फ्लेक्स कर रहा है जैसे उसे अपनी सबसे प्राउड पोजेशन मिल गई हो। लाश का सिर ऊंचा उठाकर वो खून निचोड़ना शुरू कर देता है और उसे गटकने लगता है। देखने वाले बस इस बारबेरियन को उसकी बारबेरिक हरकतें करते हुए देख सकते हैं। पैलेडिन का मानना था कि यह बारबेरियन इतना फिल्थी है कि उसे अपना ओपोनेंट नहीं माना जा सकता। वो अपने शाइनी और प्रिटी स्पीयर को ऐसे फिल्थी आदमी के खून से नहीं रंगेगा। इसलिए वो अपने एक सोल्जर को इस रेच का काम तमाम करने का काम सौंपता है। वो अनसस्पेक्टिंग सोल्जर हेजिटेट करते हुए अपने मास्टर के कमांड को पूरा करने के लिए आगे बढ़ता है, जबकि हमारे एमसी का शरीर डिमोनिक पावर से खुद को रिप्लेनिश करने लगा था। भले ही सोल्जर इस बड़े बंदे के सामने डर से कांप रहा था, फिर भी वो मसल्स के इस टावरिंग माउंटेन की ओर चार्ज करता है। कदीम अपना हाथ बढ़ाता है और उस कमजोर सोल्जर को उसके चेहरे से पकड़कर हवा में उठा लेता है। बस इतना ही काफी था उस सोल्जर को अपनी जान की भीख मांगने पर मजबूर करने के लिए। लेकिन उसकी मिन्नतें अनसुनी कर दी जाती हैं और कदीम अपनी पकड़ और टाइट करता जाता है। उस आदमी के सिर को और ज्यादा दबाता जाता है। प्रेडिक्टेबली एक भयानक पॉपिंग साउंड के साथ सिर फट जाता है। कदीम कहता है कि उसने जो ब्लड अभी पिया वो वाकई एक लो टियर डीमन का था, जिसने उसे ओवरऑल स्ट्रेंथ में एक छोटे से बूस्ट के अलावा कोई स्पेशल इफेक्ट्स नहीं दिए। स्टिल उसका मानना था कि शाइनी आर्मर वाले इन बंदों को खत्म करने के लिए इतना काफी होगा। जैसे ही हमारे एमसी के शरीर से रेड डिमोनिक एनर्जी निकलती है, आम सोल्जर्स और दूसरे देखने वाले डर से कांपने लगते हैं। वे इतने डरे हुए थे कि उन्होंने अपने हथियारों पर से ग्रिप खो दी और ऑपोजिट डायरेक्शन में पीछे हटने लगे। शाइनी आर्मर वाला प्रिटी गाय पीछे हटने के खिलाफ चिल्लाता है और उन्हें बजर्क प्रिजनर से एंगेज करने का सख्त ऑर्डर देता है। जो कोई भी पैलेडिन के ऑर्डर्स के खिलाफ जाने की कोशिश करेगा, उसे मिलिट्री लॉ के तहत कड़ी सजा दी जाएगी। प्रिटी गाय का मानना था कि उनके सामने वाले मॉन्स्टर को बस स्टैब करने से ही वो थक जाएगा। कदीम उस क्रश्ड मॉन्स्टर के सिर को तेजी से प्रिटी बॉय की तरफ फेंककर मैसेकर शुरू करता है। पैलेडिन बमुश्किल हिट से बचता है और डॉज करने की कोशिश में अपने पैरों पर लड़खड़ा भी जाता है। इससे पहले कि वो अपनी सिचुएशन को समझ पाता, वो देखता है कि हल्क का स्टेप ब्रदर अपनी आंखों में खून की प्यास लिए उसकी ओर चार्ज कर रहा है। इस पॉइंट पर पैलेडिन जानता है कि अगर उसे अपनी जान बचानी है तो उसे तेजी से एक्ट करना होगा। अपना स्टांस लेते हुए वो एक बार फिर अपने लॉर्ड का नाम लेता है और इटर्नल लाइट की पावर को इन्वोक करता है। स्ट्रेंथ और ऑरा के क्विक बूस्ट के साथ पैलेडिन अपने ओपोनेंट की ओर चार्ज करने लगता है। अपना भाला तैयार करके वो अपने सामने वाले मॉन्स्टर को जैब करने की कोशिश करता है, जिससे लाइट का एक मैसिव एक्सप्लोजन होता है। कंक्लूजन तक पहुंचने से पहले ही वो बास्टर्ड अपनी जीत का कॉन्फिडेंस एक्सप्रेस कर देता है, लेकिन वो जल्द ही गलत साबित हो जाता है जब वो देखता है कि चैड एक अनहिंज्ड एक्सप्रेशन के साथ सीधे उसकी आंखों में घूर रहा है। वो जानता है कि वो फंस गया है, स्पेशली जब उसे रियलाइज होता है कि जिस भाले पर उसे इतना कॉन्फिडेंस था वो हमारे एमसी के आर्मपिट होल्ड में लॉक हो गया है। एक बार कॉन्फिडेंट पैलेडिन के पूरी तरह अनार्म्ड और वाइड ओपन होने पर हमारा एमसी अपना स्विंग लेता है और इस प्रिटी बॉय को एक अगली बॉय में बदल देता है, एक ही फ्रीकिंग ब्लो में होम रन मारते हुए। कुछ देर बीत जाती है और हमारा एमसी अभी भी इस जैकास को पंचिंग बैग की तरह यूज कर रहा है, एक के बाद एक पंच मारते हुए, ये इंश्योर करते हुए कि कोई हड्डी सलामत न बचे। फनीली इनफ पैलेडिन अभी भी जिंदा था, जबकि उसने इतने हिट्स खाए थे कि वो प्रैक्टिकली एक बिल्कुल अलग इंसान बन गया था। अपनी बची खुची जान के साथ वो सिंसियरली उस बंदे से माफी मांगता है और अपनी जान की भीख मांगता है। हमारा एमसी उसे बख्शने के लिए काफी बेनेवोलेंट है और घूमकर ऑपोजिट डायरेक्शन में चला जाता है। बाहर से वो अगली फेस इस ग्रीक गॉड की दिखाई काइंडनेस के लिए ग्रेटिट्यूड एक्सप्रेस करता है, लेकिन अंदर ही अंदर वो बंदा लिटरली सोचता है कि ये बारबेरियन स्टूपिड है जो उसकी जान बख्श रहा है, और वो उस ह्यूमिलिएशन का बदला लेने की कसम खाता है जो उस बास्टर्ड ने उसे दी है। जैसे ही वो वहां पीटा हुआ और टूटा हुआ पड़ा होता है, वो बास्टर्ड जोर से प्रोक्लेम करता है कि वो इस बारबेरियन द्वारा अपने गॉड को दी गई ह्यूमिलिएशन का बदला लेगा। अनफॉर्चुनेटली फॉर हिम,
उसके बिलीफ के कॉन्ट्रेरी कि हमारा एमसी हार मान चुका है, ऐसा बिल्कुल नहीं था। वो तो बस उस बास्टर्ड का हथियार लेने गया था। जब टावरिंग कदीम की सिलुएट उस हारे हुए पैलेडिन पर पड़ती है तो उसकी आंखों से दुख के आंसू बहने लगते हैं। वो जानता है कि वो बुरी तरह फंस गया है। बारबेरियन को यह काफी एडमिरेबल लगता है कि नाइट ने इतनी बुरी तरह हारने के बाद भी अपने गॉड से प्रे करना चुना। भाले को सीधे बास्टर्ड के सिर के ऊपर पॉइंट करते हुए कदीम उम्मीद करता है कि उसका ओपोनेंट फाइनली उस गॉड से मिल जाएगा जिससे वो डेस्परेटली चिपका हुआ है। एक समय का ऑनरेबल और एरोगेंट नाइट अब रोते बिलखते मेस के अलावा कुछ नहीं था, जिसे हमारे एमसी से कोई मर्सी नहीं मिली। पैलेडिन की लाइफ का चैप्टर उसके चेस्ट में भाला घुसने के साथ ही क्लोज हो जाता है। वो टावरिंग फिगर फिर अपने सराउंडिंग्स को स्कैन करना शुरू करता है और भागते हुए सोल्जर्स को नोटिस करता है। ऐसा लगता है कि वो इन बेचारी सोल्स को भागने देने का प्लान नहीं कर रहा है। आफ्टर ऑल, उसने ये गेम इतनी बार खेला है कि उसे पता है कि कोई भी स्टोन अनटर्न्ड नहीं छोड़ना चाहिए। इसीलिए ऐसे आई विटनेसेस की क्लेंजिंग जरूरी है। एक एक करके कदीम एक के बाद एक भाला फेंकता है, हर प्रिसाइज स्ट्राइक के साथ जाने लेता है। कुछ सोल्जर्स झाड़ियों के नीचे छिपे हुए थे, एक लिटरल मॉन्स्टर को देखकर डर से कांप रहे थे। लेकिन उनकी किस्मत उसी मोमेंट सील हो गई थी जब कदीम ने उन्हें नोटिस कर लिया। वो अपना भाला फेंकता है और बचे हुए आखिरी सोल्जर्स की भी जान ले लेता है। अब पीछे सिर्फ प्रिजनर्स ही बचे थे। सब खुश और सेटिस्फाइड थे कि वो स्कमी अनफेयर पैलेडिन मर गया। लेकिन इससे पहले कि वे अपनी आजादी सेलिब्रेट कर पाते, हमारा एमसी घूमता है और एक बास्टर्ड का सिर फोड़ देता है, जिससे ब्रेन के छोटे छोटे टुकड़े चारों तरफ बिखर जाते हैं। प्रिजनर्स बुरी तरह से डर जाते हैं, बोले तो उनकी जीभ फट के हाथ में आ जाती है। उनके ऑपरेटिंग सिस्टम्स लिटरली मौके पर ही क्रैश हो जाते हैं, जिससे वे हिल भी नहीं पाते। खून का प्यासा बारबेरियन हवा में छलांग लगाता है, बाकी बचे सर्वाइवर्स को भी खत्म करने के लिए तैयार, ये इंश्योर करते हुए कि कोई भी गवाह न बचे। विटनेसेस डर से चीखते हैं और पूछते हैं कि वो उन सबको क्यों मार रहा है। वे भीख मांगते हैं, लेकिन वो अपना भाला ऊंचा उठाए हुए था और बेरहमी से आखिरी बंदे को भी मौत के घाट उतार देता है। उसे गिरी हुई लाशों के लिए कोई हेजिटेशन या दुख नहीं था और वो बस उनके ऊपर खड़ा होकर अपने थॉट्स को कंटेम्पलेट कर रहा था। अगर वो उन्हें जिंदा छोड़ देता तो वे जाहिर है उसके भागने की खबर चारों तरफ फैला देते। अगर ऐसा होता तो हाई रैंकिंग होली नाइट्स की एक पावरफुल यूनिट आसानी से उसका पीछा कर सकती थी और उसके लिए मुश्किलें खड़ी कर सकती थी। वो इतना बड़ा डेंजरस रिस्क नहीं ले सकता था। सो ये एक्शन कंपैरिजन में काफी आसान लगा। करीम भाला बाहर निकालता है और झाड़ियों में छिपे एक और बंदे के पास पहुंचता है। ये बंदा फूट फूट कर रो रहा था, उसका शरीर कांप रहा था जब बरसरकर आखिरी कैप्टिव के ऊपर खड़ा हुआ। उसे बस अब इसे मारना था, इसलिए उसने अपना भाला ऊंचा उठाया और जैसे ही वो वार करने वाला था, वो आदमी लाचारी से सिचुएशन की अनफेयरनेस के बारे में रोने लगा। कदीम रुक जाता है जब वो कमजोर आदमी उससे मर्सी की भीख मांगता है और बताता है कि उसने कुछ गलत भी नहीं किया और उसे जीने का एक और चांस मिलना चाहिए। अम्यूजिंगली कदीम पूछता है कि वो इतनी बुरी तरह से क्यों जीना डिजर्व करता है, जैसा कोई भी अच्छा आदमी करता। वो बंदा उसे बताता है कि उसकी सबसे प्यारी बीवी और बच्चा उसके लौटने का इंतजार कर रहे थे और उसे तो बस इसलिए पकड़ा गया क्योंकि उसे किसी और ने फ्रेम किया था। ऑनेस्टली कदीम भी समझ सकता था कि ये बंदा जेन्युइनली इनोसेंट है, बस अनफॉर्चुनेटली इस मेस में फंस गया है। लेकिन वो नहीं मानता कि ये किसी को बख्शने के लिए इनफ रीजन है। एक फाइनल वाइल्ड कार्ड के तौर पर वो आदमी एक गाइड शब्द बोलता है और एक्सप्लेन करता है कि उसके जैसे वॉरियर को अपनी जर्नी के लिए एक गाइड की जरूरत जरूर पड़ेगी। करीम इंटरेस्टेड लगता है और अपना हथियार नीचे रख देता है जब वो आदमी आगे बताता है कि वो फ्री सिटीज ऑफ अलायंस का एक ट्रैवलिंग मर्चेंट है। अपने कनेक्शंस की वजह से वो उस जगह के बारे में किसी से भी बेहतर जानता है और इसी वजह से कदीम उससे कुछ फॉलो अप क्वेश्चंस पूछने में इंटरेस्टेड हो जाता है। फर्स्ट, वो उनकी पहले की बातों से लुकाउनिया के एक प्रॉपर एम्पायर बनने के बारे में बात करता है, लेकिन जहां तक कदीम को याद है वो एक एम्पायर नहीं बल्कि एक किंगडम था। सो वो सिचुएशन की सच्चाई जानने के लिए क्यूरियस है। ऐसे स्ट्रेंज क्वेश्चन को सुनकर वो आदमी सोचने लगता है कि क्या ये बारबेरिक आदमी माउंटेन रेंज के भी पार के वेस्टलैंड से बिलोंग करता है। कुछ बारबेरियंस ने कॉन्टिनेंट पर सेटल होना चुना था, लेकिन अगर ये वाला उनसे भी परे से था तो उसकी कंफ्यूजन को एक्सप्लेन करना आसान था। हमारा एमसी उसकी चुप्पी से काफी अनॉयड था और जवाब मांगता है, जिसके बाद वो बंदा लुकाउनिया एम्पायर के फॉर्मेशन के बारे में बताना शुरू करता है जो लगभग 250 ईयर्स पहले हुआ था। उससे ठीक पहले वो एक किंगडम से ज्यादा कुछ नहीं था।
ये रियलाइज करते हुए कि यहाँ 2 कैलेंडर्स चल रहे हैं, कदीम पुराने कैलेंडर के अकॉर्डिंग ईयर डेट पूछता है और उसे पता चलता है कि ये असल में ईयर 1130 है। ये रेवलेशन उसे जेन्युइनली स्टन कर देता है, क्योंकि वही कैलेंडर जो वो अपने फर्स्ट प्ले थ्रू में कॉमनली यूज करता था अब पास्ट की एक रेलिक बन चुका था। क्यूरियस होकर वो कॉन्टिनेंट की करंट स्टेट और एल्गा रिलीजन के साथ साथ डिमोनिक रेल्म का क्या हुआ इसके बारे में पूछता है। मर्चेंट बताता है कि एम्परर लुकाउनिया ने 3 सेंचुरीज पहले कॉन्टिनेंट को यूनाइट किया था, लेकिन वही कॉन्टिनेंट असल में 3 स्ट्रॉन्गहोल्ड्स में बटा हुआ है। एल्गा फेथ ने अपना कंट्रोल एक्सपैंड कर लिया था, जबकि डीमन रेल्म एक मिस्टीरियस स्टेट में है, क्योंकि वहां एक बार भी जाने के बाद कोई जिंदा वापस नहीं आया। ये हमारे एमसी के लिए एक और शॉक था, जिसे उम्मीद नहीं थी कि चीजें इस तरह से बदल जाएंगी। उसे अपने पुराने दोस्त गेल, मेलिसा, गॉर्डन और यहां तक कि सिरिल की भी याद आती है, और वो ये जानने की भीख मांगता है कि क्या उनमें से कोई जिंदा भी है। पहले तो मर्चेंट को उनमें से किसी के बारे में नहीं पता होता, लेकिन उसे मेलिसा का नाम कहीं से सुना हुआ याद आता है। वो अपनी मेमोरी को जितना हो सके जॉग करने की कोशिश करता है, लेकिन इससे हमारे एमसी के दिमाग में चल रहे केओस में और इजाफा ही होता है। कदीम को विश्वास नहीं हो रहा था कि जिन हीरोज ने अपने इरा के सबसे स्ट्रॉन्ग डीमन को हराया था, उन्हें पूरी दुनिया ने भुला दिया था, जिससे उसे शक होता है कि क्या दोनों प्ले थ्रूज आपस में कनेक्टेड भी हैं। नेक्स्ट वो पूछता है कि कॉन्टिनेंट की करंट स्टेट में डीमंस अभी भी क्यों तबाही मचा रहे हैं, लेकिन ये एक ऐसा सवाल था जिसका प्रॉपर आंसर किसी को नहीं पता था। कई लोग स्पेक्यूलेट करते हैं कि ये लॉर्ड एल्गा की तरफ से एक पनिशमेंट है, जो दुनिया की हालत से नाराज थे, जबकि दूसरे थियोराइज करते हैं कि एक साइकोटिक आर्चमेज ने दूसरे रेल्म का एक पोर्टल खोल दिया, जिसका मतलब था कि एक नया और भी ज्यादा टेरिफाइंग ईविल फैलने वाला था। सच तो यह है कि गॉड्स के अलावा कोई भी श्योर नहीं है। कदीम इस जवाब से ज्यादा कुछ नहीं कर सकता, लेकिन अल्टीमेटली उसने मर्चेंट से काफी कुछ सुन लिया था। वो अपना भाला लेता है और दूसरी डायरेक्शन में मुड़ जाता है, खाली ग्रासलैंड्स का सामना करते हुए। अपने थॉट्स कलेक्ट करते हुए बारबेरियन समझता है कि वो अपने फर्स्ट प्ले थ्रू के खत्म होने के ठीक बाद फ्यूचर में 300 ईयर्स का टाइम स्किप एक्सपीरियंस कर रहा है। उसे गुस्सा आता है कि उसे जबरदस्ती इस गेम डायमेंशन में खींचा गया और फिर एक और टाइम स्किप एक्सपीरियंस करने के लिए दूसरी दुनिया से बाहर निकाल दिया गया। उसकी सारी कलेक्टेड नॉलेज पॉइंटलेस है, क्योंकि वो आउटडेटेड है, और जिन दोस्तों को गैदर करने के लिए उसने इतनी मेहनत की थी, वे अब इस ईरा का हिस्सा नहीं है। अपने ही हाथों से बर्बाद की हुई डेड बॉडीज को देखते हुए कदीम सवाल करता है कि उसे ये पागलपन भरा खून खराबा कब तक जारी रखना होगा, और सोचता है कि क्या अब जीने का कोई रीजन भी बचा है। आफ्टर ऑल, अगर वो सेकेंड टाइम पूरा प्ले थ्रू क्लियर भी कर लेता है, तो कोई गारंटी नहीं है कि वो एंडिंग तक पहुंचेगा, और अगर वही गेम उसे एक और रिसेट के लिए ट्रोल करता है, तो आसानी से न्यू गेम्स का एक एंडलेस साइकिल शुरू हो सकता है। ऐसे हेवी थॉट्स से बर्डन्ड होकर कदीम अपना भाला तोड़ देता है, जो मर्चेंट के लिए काफी सरप्राइजिंग था। हथियार को अपनी गर्दन पर रखते हुए वो सबसे आसान चॉइस लेने और अपनी जान लेने के लिए खुद को प्रिपेयर करता है, लेकिन मर्चेंट जल्दी से उसे रोकने के लिए दौड़ता है और उसके सडन एक्शन पर सवाल करता है। बारबेरियन जेन्युइनली वही डर दोबारा एक्सपीरियंस नहीं करना चाहता और समझता है कि वो एक और शिटी एंडिंग में ही फंसेगा, इसलिए बेहतर है कि वो अभी अपनी लाइफ खत्म कर ले। वो अपनी ग्रिप मजबूत करता है, ये उम्मीद करते हुए कि उसकी मौत के तुरंत बाद वो फाइनली रेस्ट एक्सपीरियंस कर पाएगा। एक और स्टूपिड गेम ओवर स्क्रीन देखने के बजाय कदीम का भाला उसकी गर्दन को छूता है। वो किसी भी सेकंड चला जाएगा, लेकिन एक फाइनल मेमोरी उसके दिमाग में रह जाती है। उसे मेलिसा का एक बार मेज टावर बनाने का सपना याद आता है, और वो छोटी सी बात सब कुछ बदल देती है। एनलाइटेंड होकर कदीम पूछता है कि क्या मर्चेंट सच में मेलिसा का नाम कहीं से जानता है। बूढ़ा मर्चेंट कंफर्म करता है कि ये एक मेज टावर के फर्स्ट मास्टर या ऐसा ही कुछ से लिंक्ड है। इमीडिएटली कदीम टावर की लोकेशन के बारे में जानना चाहता है और उसे पता चलता है कि ये ईस्टर्न रिज के साथ वेस्टाना सिटी में सिचुएटेड है। करंटली वे सेंट्रल रीजन में खड़े हैं, सो इस पॉइंट से जर्नी करने में उन्हें कम से कम 2 मंथ्स लग सकते हैं। एक स्टैंड स्टिल पर आकर कदीम अपनी आयरॉनिक फेट पर मुस्कुराता है। ऐसा लगता है जैसे उसकी डिजायर की वो छोटी सी मेमोरी उसे जिंदा रखे हुए है, क्योंकि अब उसके पास अपनी जान लेने के बजाय उसे ढूंढने का एक रीजन है। होप की एक चिंगारी के साथ रिग्नाइटेड होकर कदीम मेज टावर का रास्ता पूछता है, अ फास्टेस्ट रूट पॉसिबल। मर्चेंट अपनी कंप्लेंट्स बताता है क्योंकि उसे अपनी फैमिली के पास वापस जाना है। अनफॉर्चुनेटली वो उसका गाइड बनकर ज्यादा टाइम स्पेंड नहीं कर सकता।
उसे एक फिटिंग रिवॉर्ड ऑफर करने के लिए बारबेरियन कहता है कि वो उसे दुनिया की सबसे कीमती चीज देगा। ये एंड्रू टेट का बुगाटी कलेक्शन नहीं, बल्कि कुछ ऐसा है जिसे हर ह्यूमन वैल्यू करता है, उनकी अपनी लाइफ। अपनी बात रखने के बाद कदीम मर्चेंट को चाबियां ढूंढने, खुद को खोलने और अपनी इमीडिएट जर्नी के लिए जरूरी सामान गैदर करने का ऑर्डर देता है। नेक्स्ट वॉलमार्ट गट्स एक तलवार उठाता है जिसे वो प्लेस होल्डर वेपन के तौर पर यूज करेगा। ये एक शिटी क्राफ्ट है, लेकिन वो कॉन्फिडेंट है कि जब वो अपना ट्रेट यूज करेगा तो इसे रिफाइन कर लेगा, दो वो नाइट का भाला भी यूज कर सकता है। ब्लेसेड वेपन्स टिपिकली हर दूसरे वॉरियर को रिजेक्ट करते हैं, सिवाय उस होली नाइट के जिसके लिए वे बने हैं। अनफॉर्चुनेटली कदीम ने फर्स्ट प्ले थ्रू से अपनी ट्रस्टी ओल्ड एक्स खो दी थी, सो अब उसे फिर से शुरू करना होगा। मर्चेंट डोरा द एक्सप्लोरर की तरह पैकिंग कर चुका है और अपने मास्टर को घूरता है जो अपने लिए एक ड्रिंक डाल रहा है, एक्सेप्ट ये लिटरली एक डीमन के सिर से निकला हुआ ब्लड है। अपनी इन्वेंट्री कलेक्ट करके कदीम मेज टावर विजिट करने के लिए अपनी जर्नी शुरू करता है। उनके जाने के कई दिनों बाद डेड बॉडीज को कौवे नोच रहे थे, जब तक कि बाकी होली नाइट्स को उनका साथी मरा हुआ नहीं मिला। हर दूसरे सोल्जर का भी उनके गिरे हुए कॉमरेड की तरह ही मैसेकर किया गया था। लेडी हीलिया सिचुएशन को ऑब्जर्व करती है और अपने सबऑर्डिनेट को किसी भी क्लू के लिए प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन करने का ऑर्डर देती है। उन्हें खाली हाथ लौटने के बजाय आर्च बिशप के पास एक एक्चुअल लीड लेकर जाना होगा। लेडी हीलिया सोचती है कि लिंटन फेलिपर्स की कंडीशन पैथेटिक है, लेकिन उससे भी ज्यादा वो उस आदमी से बैफल्ड है जिसने इस तरह एक होली नाइट को स्लॉटर करने की कोशिश की। वही होली नाइट जो आर्च बिशप से रिलेटेड भी है, पर वो अटैकर की आइडेंटिटी नहीं जानती, लेकिन वो सर्टन है कि कल्प्रिट एक ग्रूसम मौत मरेगा। वापस हमारे ड्यूओ पर आते हैं। कदीम और मर्चेंट रेस्ट कर रहे हैं। आग बुझ चुकी है और मर्चेंट गायब लग रहा है। अपने छोटे पैरों का यूज करके वो जितनी तेजी से हो सके भागता है। फॉरेस्ट में उतना ही दूर भागता है जितना उसके छोटे पैर उसे ले जा सकते हैं। बंदे को लगता है कि वो आखिर बच निकला। उसे अपनी एग्जॉस्टेड स्टेट की भी परवाह नहीं, बस उस मॉन्स्टर से दूर जाना है। शुरू में वो एम्पायर की पकड़ से बचने के लिए एक ट्रैवलिंग कंपेनियन के साथ शेयर करने में ठीक था, एक्सेप्ट ओनली प्रॉब्लम तब आई जब उसे पता चला कि हमारा एमसी किस तरह का साइकोपैथ है। ये डूड लिटरली डीमन कॉर्प्सेस खा रहा था और एक ही टाइम में दसियों लोगों को स्लॉटर कर रहा था, जिससे वो एक कंपेनियन के बजाय एक टेरिफाइंग बारबेरियन बन गया था। पिछले कुछ दिनों में उसने जो देखा था उससे मर्चेंट को जल्दी ही रियलाइज हो गया कि ये डूड बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं है। उसने हर तरह के सवाल पूछने की कोशिश की, लेकिन इस बंदे ने एक बार भी बात नहीं की। उसे बस अपने सवाल पूछने की परवाह है। मर्चेंट ने उसके इंटेंशंस जानने की कोशिश की, लेकिन इस आदमी के साथ ये सब यूजलेस था जो एक शब्द कहने के बजाय बस उसे मॉगिंग करता रहता था। उसकी आंखों में कदीम एक ह्यूमन से ज्यादा एक मॉन्स्टर है और ऐसा लगता है जैसे मर्चेंट एक शेर के आसपास एग शेल्स पर चल रहा है जो उसे किसी भी मोमेंट खा सकता है। अनफॉर्चुनेटली वो एक शिटी सिचुएशन में फंसा हुआ है जहां उसे ये सब इंड्योर करना पड़ रहा है। लेकिन फिर चीजें प्रॉब्लमैटिक हो गईं क्योंकि वो ब्रूडिंग मीट हेड बहुत तेजी से चल रहा था, जबकि छोटा मर्चेंट उसकी स्पीड के साथ कीप अप भी नहीं कर पा रहा था। ये मर्चेंट एक ट्रैवल मर्चेंट माना जाता है जो कभी थकता नहीं, पर वो यहां सांस लेने के लिए हाँफ रहा था, बस कीप अप करने की कोशिश में। हर बार जब वो आगे देखता तो ये बंदा फिर से सेवरल मीटर्स दूर होता, जैसे वो एक स्पॉट से दूसरे स्पॉट पर टेलीपोर्ट हो गया हो। हर सिंगल टाइम गट्स का छोटा भाई बस उसे तब तक घूरता रहता जब तक वो डेजिग्नेटेड स्पॉट पर नहीं पहुंच जाता, जैसे मर्चेंट को धमकी दे रहा हो कि वो किसी भी मोमेंट उसका सिर फोड़ सकता है। बेचारा मर्चेंट सवाल करने लगा कि क्या कदीम के पैर किसी तरह के स्टील के बने हैं, बिना किसी सोरनेस के। बेचारा बंदा बारबेरियन की पेस के साथ कीप अप करने की कोशिश में अपनी लिमिट्स पर था और इस रेट पर वो जरूर मर जाता। तभी आखिर में भागने के थॉट्स आए। वापस प्रेजेंट में आते हैं। मर्चेंट जितनी दूर ह्यूमनली पॉसिबल है छलांग लगाता है, सांस के लिए हांफते हुए। वो डार्क फॉरेस्ट से पहले ही बच निकला था, सो अब उसे ट्रैक डाउन करना आसान काम नहीं होगा। अनफॉर्चुनेटली अपने गैम्बल की वजह से उसने अपना वैल्यूएबल्स से भरा बैग पीछे छोड़ दिया, वही वैल्यूएबल्स जो आसानी से किसी भी सिटी में एक स्टॉल लगा सकते थे। एक मर्चेंट का वेट ड्रीम। लेकिन वो माइटी बीस्ट को चैलेंज करने के लिए वापस जाने का रिस्क नहीं ले सकता था, क्योंकि वो गुड्स उसकी अपनी लाइफ से ज्यादा वर्थ नहीं थे। बस इस एक बार मर्चेंट अपनी सांस पकड़ने के लिए रुकता है और अब तक दौड़ी गई डिस्टेंस पर सवाल करता है, ये भी नहीं जानते हुए कि वो किस डायरेक्शन में भाग रहा है
उसे बस कॉन्फिडेंस है कि बारबेरियन को उसे ट्रैक डाउन करने में थोड़ा टाइम लगेगा और वो मानता है कि वो आखिर आजाद है। फन स्मॉल प्रॉब्लम। बंदे को रियलिटी चेक मिलता है जब कदीम की आवाज उसे पीछे से स्टन कर देती है। जिस सेकंड वो पीछे देखता है वो बारबेरियन को अपनी ओर आते हुए देखता है, वही सवाल बार बार दोहराते हुए कि वो भागा क्यों। कारिम पिस्ड ऑफ है और सोचता है कि क्या मर्चेंट को किसी रीजन से अपनी जान में इंटरेस्ट नहीं है, जो ये कहने का एक फनी तरीका है, मैं तेरी ऐसी की तैसी कर दूंगा अगर तूने ये सब जारी रखा। मर्चेंट कोलैप्स हो जाता है और एडमिट करता है कि वो अपने मास्टर की एक्सपेक्टेशंस को बिट्रे करने के लिए मौत डिजर्व करता है। वो एक बार और माफी मांगता है, एक और चांस की प्लीडिंग करते हुए, लेकिन कदीम को ये सब नहीं चाहिए। इंस्टेड वो एक रीजन मांगता है क्योंकि यही ओनली वे है जिससे वो इंश्योर करेगा कि ये बंदा दोबारा न भागे। सो वो उसे खुद को एक्सप्लेन करने का एक अपॉर्चुनिटी देता है, जिससे मर्चेंट सिंपली रिवील करता है कि कदीम की पेस के साथ कीप अप करना इनह्यूमन है। वो बारबेरियन की स्पीड के साथ कीप अप करने की कोशिश में वैसे भी मर जाएगा और अभी भी उसे लगता है कि वो अपने एक्शंस की वजह से मर जाएगा। कारिम उसे देखने के लिए रुकता है, इससे पहले कि वो उन्हें वापस चलने के लिए कहे, जो मर्चेंट के लिए काफी शॉक था। ऑल्सो वो यहां से धीरे चलने के लिए भी अग्री कर जाता है, अपनी यूजिरो हन्मा डीमन बैक दिखाते हुए। जैसे ही वो वापस जाता है, मर्चेंट इतना बैफल्ड रह जाता है कि कुछ बोल भी नहीं पाता और सीन वापस कैंप फायर की लोकेशन पर कट हो जाता है। कदीम इस डूड को एक नाइटमेयर एक्सपीरियंस करने के बाद नींद में तड़पते हुए देखता है। अब जब वो जाग गया है, हमारा एमसी रिकॉल करता है कि उसकी करंट पेस उस एक्सपीरियंस की वजह से है जिससे वो फर्स्ट प्ले थ्रू में गुजरा था। उसे डीमन रियल में फास्ट एक्ट करना पड़ता था, खाना कम हो रहा था, खतरे हर जगह थे और कोई भी आराम से नहीं रह सकता था। कारिम की डिमोनिक प्रोवेस ने उसके मैडनिंग एवोल्यूशन को और एडवांस किया, जितना ज्यादा उसने डिमोनिक ब्लड कंज्यूम किया। उसके कॉमरेड्स ने उन्हें क्विक पेस बनाए रखने के लिए कहा था, लेकिन डीमन रियल्म करंट पीसफुल एनवायरनमेंट जैसा नहीं है। यहां बहुत सारे रिसोर्सेज हैं और मैडनेस का रिस्क है, पर वो करंटली एट ईज फील करता है। स्लो डाउन करने का एक और रीजन ट्रैवलिंग गाइड की असिस्टेंस है, जो उसे दुनिया की स्टेट के साथ कीप अप करने में मदद कर रहा है। अगली सुबह मर्चेंट ने उन्हें एक डिटूर लेने और एक कम गार्डेड एरिया से आगे बढ़ने की रिकमेंड की। उसके सरप्राइज में कदीम सजेस्शन से अग्री कर गया, जिससे वो खुश हो गया। ये सच है कि हमारे एमसी ने कॉन्टिनेंट का मैप अपने दिमाग में मेमोराइज कर लिया था, लेकिन मैप अब आउटडेटेड है और ये सिर्फ एक प्रॉपर गाइड की वजह से ही है कि वो अपनी डेस्टिनेशन तक पहुंचेगा। मर्चेंट बताता है कि होली नाइट्स हेरेटिक्स को देखते ही उन्हें कैप्चर करने पर फोकस करते हैं। यही बात डीमंस पर भी लागू होती है। कदीम एक बारबेरियन है, इसलिए उन्हें फ्री सिटीज अलायंस पहुंचने तक एक्स्ट्रा केयरफुल रहना होगा। बाय द वे, होली नाइट्स ही वो रीजन है कि कॉन्टिनेंट भर में डीमंस रेयरली ही दिखते हैं, क्योंकि ये वॉरियर्स डीमंस को देखते ही उन्हें खत्म कर देते हैं। अनफॉर्चुनेटली जो ब्लड वो करंटली कैरी कर रहा है वो भी जल्द ही एक्सपायर हो जाएगा और उसे अपनी नेक्स्ट बैटल के लिए फ्रेश ब्लड स्टोर करने की जरूरत है। रात तक वे दोनों फॉरेस्ट में नेविगेट करते हैं जब तक उन्हें एक विलेज नहीं मिल जाता। मर्चेंट अपने ऑब्जर्वेशन से इसे एक पायोनियर सेटलमेंट कहता है और मानता है कि रात के लिए यहीं रुकना बेस्ट है। लेकिन कदीम एक इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशन पॉइंट आउट करता है, एक भी लाइट नहीं जल रही है। ये डिनर टाइम होना चाहिए, तो इतने बड़े विलेज में कुछ लेवल की हलचल तो होनी चाहिए। गेट्स भी बिना किसी प्रोटेक्शन के खुले हैं, जिससे मर्चेंट को आश्चर्य होता है कि क्या ये एक अबैंडन्ड सेटलमेंट है। हमारे एमसी को लगता है कि उन्हें पर्सनली इन्वेस्टिगेट करना चाहिए, लेकिन मर्चेंट आर्ग्यू करता है कि ये एक रेकलेस आइडिया है, क्योंकि हो सकता है कि मॉन्स्टर्स आ गए हों और सबको डराकर भगा दिया हो। लेकिन ये मर्चेंट भूल गया कि ये आदमी अ मोस्ट वायलेंट, अ मोस्ट डायबॉलिकल, अ मोस्ट डेंजरस, एक बीस्ट स्लेयर, कॉन्करर्स का कॉन्करर, अ गोट ऑफ ऑल गोट्स गॉड मोड में खुद है, रोमन रेन्स। ओ वेट, रॉन्ग गाय। एनीवे, कदीम अपनी तलवार पकड़ता है, एक जॉयस स्माइल के साथ उसे बाहर निकालते हुए किसी भी डीमन का खुशी से वेलकम करता है। अंदर मर्चेंट क्लूलेस है और पूछता है कि इस जगह को क्या हुआ, क्योंकि यह मुश्किल से ही एक अबैंडन्ड विलेज जैसा लग रहा है। कदीम शांति से आगे बढ़ता है, एक प्रेजेंस को सेंस करते हुए, और फाइनली रुक जाता है, जो मर्चेंट के लिए काफी सरप्राइजिंग था। वे दोनों एक खुले दरवाजे को देखते हैं, जो उस बंच में ओनली वन था। एक क्रीचर अंदर से निकलता है और उनकी ओर दौड़ता है। ये एक ब्लेड के साथ एक अगली गॉब्लिन है, लेकिन इससे पहले कि क्रीचर अटैक कर पाता, कदीम उसे फ्लैश स्टेप करता है और उसके शरीर को साफ साफ काट देता है। लाश मर्चेंट के पैरों के पास गिरती है, लेकिन फाइट अभी खत्म नहीं हुई थी, क्योंकि और भी मोटे और बदसूरत गॉब्लिन्स टेरिबल हेयर स्टाइल्स के साथ बाहर निकल आते हैं।
गेम में गॉब्लिन्स के बारे में इंटरेस्टिंग पार्ट यह है कि वे रेजफुल होने के बजाय एक्चुअली अवॉइडेंट होते हैं। ये फैक्ट कि ऐसे क्रीचर्स सडनली इतने एंग्री हो गए हैं, इसका मतलब है कि कोई और प्रेजेंस उन्हें कंट्रोल कर रही है। ये कदीम के लिए एक अच्छी बात है, जिसे लगता है कि वे सही जगह पर आए हैं। टेकन के हेहाची मिशिमा के हेयर स्टाइल वाला एक गॉब्लिन अटैक करने की कोशिश करता है, ओनली टू गेट चॉप्ड क्लीन विद अ सिंगल कट। उसके बाकी दोस्त डर और शौक में देखते हैं, ये देखकर कि ये ह्यूमन उन्हें कितनी आसानी से खत्म कर रहा है। अपनी तलवार यूज करके कदीम एक और स्लैश के साथ आगे बढ़ता है और थर्ड गॉब्लिन का सिर एक कट से उड़ा देता है। फाइनल मॉन्स्टर उस पर अपना हथियार फेंक कर स्नीक अटैक करने की कोशिश करता है, लेकिन वो भी ब्लॉक हो जाता है। बारबेरियन अपनी तलवार को एंगल करता है और एक सीवियरिंग कट के बजाय इस बार वो क्रीचर को इंपेल करने के लिए लंज करता है। पेन इतना एगोनाइजिंग है कि गॉब्लिन पैथेटिक रूप से चिल्लाता है जब उसका शरीर फट जाता है और उसकी आंतें बाहर निकल आती हैं। 4 गॉब्लिन्स सक्सेसफुली स्लॉटर हो चुके थे, जबकि मर्चेंट मुश्किल से खुद को संभाल पा रहा था और पूछता है कि क्या सब खत्म हो गया। हमारे एमसी को लगता है कि अभी और भी कुछ आने वाला है, जब वे दोनों एक जोरदार दहाड़ सुनते हैं। एक मोटा गॉब्लिन छिपा हुआ था और अभी अभी एक हॉस्टेज एक छोटी लड़की के साथ बाहर आया था। ग्रीन मॉन्स्टर उन्हें धमकाने के लिए चीखता है, लेकिन चिंता की कोई बात नहीं, क्योंकि हमारा एमसी जानता है कि अपनी तलवार को स्नाइपर की बुलेट की तरह कैसे यूज करना है। हथियार एक क्लियर हेडशॉट लैंड करता है, इस चीज के खाली स्कल में जो भी ब्रेन सेल्स थे उन्हें निकाल देता है। गॉब्लिन गिर जाता है और प्रोसेस में लड़की को फ्री कर देता है। मर्चेंट को लगता है कि कदीम ने एक रेकलेस मूव किया और लड़की को हर्ट करने का रिस्क लिया, लेकिन हमारा एमसी इतना कॉन्फिडेंट है कि उसने कभी ऐसा सोचा भी नहीं। वो लड़की की रस्सियां खोलता है और इमीडिएटली उसे एक मीन टोन में इंट्रोगेट करना शुरू कर देता है। ऑब्वियसली ये अप्रोच बच्चों के साथ काम नहीं करती, सो मर्चेंट अपने एपिक डैड एक्सपीरियंस के साथ आगे आता है और लड़की को रियली सेफ एंड आउट ऑफ हार्म्स वे फील कराता है। वो उसे चबाने के लिए एक अच्छा लिकोरिस रूट देता है, जिससे वो बहुत जल्दी बेटर फील करने लगती है। फिर मर्चेंट उसे अश्योर करता है कि मॉन्स्टर से निपट लिया गया है। इससे पता चलता है कि वो बच्चों के साथ रियली गुड है, लेकिन ये रियली इसलिए है क्योंकि मर्चेंट का अपना बच्चा भी इसी लड़की की एज का है। बेचारी लड़की अपनी मां के बारे में पूछती है, जब मर्चेंट फिर से आगे आता है और बच्चे को अश्योर करता है कि वे उसे ढूंढेंगे। पता चलता है कि लड़की को उसके अपने ही माँ बाप ने अबैंडन कर दिया था, जो कदीम की आंखों में एक स्ट्राइकिंग डिटेल है। इतने टाइम तक जिन्होंने उसे बांधा था वे गॉब्लिन्स नहीं थे, बल्कि एक्चुअली उसके अपने माँ बाप थे। ये चीजों को कॉम्प्लिकेट कर देता है, जब तक कि एक आवाज अचानक से लेनी को नहीं बुलाती। बाकी विलेजर्स लौट आए थे, पर उनमें से कुछ डरे हुए थे कि गॉब्लिन्स अभी भी आसपास हैं। माँ इमीडिएटली अपनी बेटी को गले लगा लेती है, रोते हुए और भगवान का शुक्र मनाते हुए कि उसे कुछ नहीं हुआ। जहां तक विलेजर्स की बात है, वे मैसेकर्ड गॉब्लिन कॉर्प्सेस के ऊपर खड़े थे, सोच रहे थे कि आखिर किस चीज ने उन्हें इतने खून खराबे का शिकार बनाया होगा। हेल्पलेसली वे ट्रैवलर्स की ओर मुड़ते हैं और पूछते हैं कि क्या वे इसके लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। हमारा एमसी इतना बैडास है कि वो उन्हें बताता है कि उसकी तलवार गॉब्लिन्स को खत्म करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। वो बहुत ही खराब मूड में था। उसने प्रिडिक्ट कर लिया था कि इन विलेजर्स ने लेनी और दूसरे बच्चों को डीमंस के लिए सैक्रिफाइस के तौर पर क्यों ऑफर किया, लेकिन वो अभी भी उन्हें बात करने का एक चांस दे रहा था। ऑब्वियसली कदीम का प्रिडिक्शन सही था, क्योंकि विलेजर्स अपने ही एक्शन से डेवस्टेटेड लग रहे थे। पता चलता है कि फॉरेस्ट में एक समय गॉब्लिन्स भरे हुए थे, जिसके कारण विलेजर्स को उस जगह को जलाकर इस लोकेशन पर सेटल होना पड़ा। जब गॉब्लिन्स ने रेजिंग फ्लेम्स देखी तो वे बिना किसी हॉस्टिलिटी के भाग गए। लेकिन एक दिन कुछ इंटरेस्टिंग हुआ। रिसेंटली जो गॉब्लिन्स फॉरेस्ट में पीसफुली रहते थे वे हॉस्टाइल हो गए और उन पर अटैक करने लगे। गॉब्लिन्स गुस्से में थे और ग्रुप्स में अटैक करते थे, जिसके रिजल्ट में इतनी मौतें हुई कि विलेजर्स एक कॉर्नर में फंस गए। कॉम्पिटेंट आदमियों को गैदर करके उन्होंने हॉर्ड को खत्म करने के लिए एक पार्टी भेजी, लेकिन फिर उन्होंने उसे देखा, वो हॉरिफिक स्कारलेट क्रीचर जो उन्हें लीड कर रहा था। वो एक डीमन था जो उनके कन्फ्रंट करने के लिए बहुत ज्यादा पावरफुल था, और इवेंचुअली उन्हें डीमन के सामने सरेंडर करना पड़ा। विलेजर्स को मारने के बजाय उसने उन्हें एक अल्टीमेटम दिया। डीमन अगले हफ्ते उनके विलेज आने का इंटेंट रखता था और हर घर से अ मोस्ट यूजलेस चाइल्ड को एक रिचुअलिस्टिक सैक्रिफाइस के तौर पर चाहता था। एक डिस्पैरिंग अल्टीमेटम, इस हद तक कि मर्चेंट उन विलेजर्स पर हंसता है कि उन्होंने सिर्फ अपने सर्वाइवल के लिए अपने बच्चों को छोड़ दिया। डिफेंसिव होते हुए विलेजर्स आर्ग्यू करते हैं कि सर्वाइव करने का यही ओनली वे था।
मर्चेंट उन्हें याद दिलाता है कि वे आसानी से लैंड्स छोड़ सकते थे, लेकिन इन क्लाउन्स को अपने बच्चों को स्लॉटर के लिए देने से ज्यादा स्टार्वेशन से मरने का डर था। आर्ग्यूमेंट करीम के इंटरवेंशन से इंटरप्ट हो जाता है, जिसे सिर्फ एक डिटेल की परवाह थी। डीमन के कितने हॉर्न्स थे? बैफल्ड होकर विलेजर बताता है कि डीमन का एक भी हॉर्न नहीं था। ये गुड न्यूज थी। प्रॉबेबली इसका मतलब था कि डीमन बहुत स्ट्रांग नहीं है। करीम उठता है और उन्हें डीमन की लेयर का रास्ता दिखाने के लिए कहता है, क्योंकि वो उस क्रीचर को अकेले ही हंट करने का इंटेंट रखता है। विलेजर्स उसे डीमन की लेयर तक ले जाते हैं, अपने डाउट्स एक्सप्रेस करते हुए और एक्सप्लेन करते हुए कि इस आदमी की सर्विस के लिए पेमेंट के तौर पर उनके पास कुछ भी नहीं बचा है। करीम उन्हें अश्योर करता है कि वो ये एक जॉब के तौर पर नहीं बल्कि फॉर द लव ऑफ द गेम कर रहा है, जिससे विलेजर्स उसके एक्शंस के लिए ग्रेटिट्यूड फील करते हैं। इंस्टेड वो उनसे आगे की फाइट में मदद के लिए एक एक्स ले लेता है। फाइनली वे उस केव के पास पहुंचते हैं जहां डीमन रेस्ट कर रहा था। वो जगह एक डेंजरस जोन थी, इसलिए विलेजर्स मैसेकर में कोई पार्ट नहीं लेना चाहते थे और उन्हें विलेज वापस जाने के लिए कहते हैं। लेकिन मर्चेंट उन्हें गाइड के तौर पर इन सब लोगों को साथ लाने के लिए डांटता है, जबकि वे कुछ को पीछे छोड़ सकते थे। करीम जानता है कि ये क्लाउन्स कावर्ड्स के अलावा कुछ नहीं है और वो भी चाहता है कि वे चले जाएं। वो सिर्फ ट्रैवल मर्चेंट से रास्ता गाइड करवाना चाहता है ताकि वो कम से कम केव के अंदर डीमन को देख सके। ये एक सिंपल टास्क था जिसकी उस बंदे ने बिल्कुल उम्मीद नहीं की थी। एनीवे, वे दोनों केव के अंदर एंटर करते हैं, लेकिन मर्चेंट को यह बात बग करती है कि उसके मास्टर ने विलेजर्स को क्यों नहीं डांटा। ये वही हेनस लोग थे जिन्होंने अपने ही फ्लैश एंड ब्लड को डीमन को ऑफर किया था और उन्होंने कावर्ड्स की तरह एक्ट भी किया था। ये कदीम को सवाल करने पर मजबूर करता है कि क्या मर्चेंट ने कभी एक एक्चुअल लिविंग डीमन का सामना किया है। एक ऐसी बात जिसे मर्चेंट इमीडिएटली डिनाई कर देता है, क्योंकि उसने ब्लैक मार्केट में सिर्फ कॉर्प्सेस देखे थे, लेकिन कभी एक प्रॉपर डीमन नहीं। बारबेरियन बताता है कि कोई भी ह्यूमन जो अपनी लाइफ में एक बार भी डीमन का सामना करता है, वो फिर कभी वही आदमी नहीं रहता। यह परमानेंट लाइफ ट्रॉमा इंड्योर करने की डेफिनेशन है। जीने की कोई भी डिजायर चकनाचूर हो जाती है और उसकी जगह सरवाइव करने का डर ले लेता है। ये डीमंस सच में इतने टेरिफाइंग होते हैं। द ओनली पीपल जो डीमंस के खिलाफ एक माइटी रिजॉल्व रख सकते हैं वे स्ट्रांग वॉरियर्स होते हैं, लेकिन सेम एवरेज पर्सन से एक्सपेक्ट नहीं किया जा सकता। फिर भी मर्चेंट सोचता है कि यह हेनस है कि विलेजर्स ने अपने बच्चों को ऑफर किया, उस ईविल एक्शन को जस्टिफाई करते हुए। कदीम का मानना है कि ह्यूमंस सरवाइव करने के लिए कुछ भी करेंगे, यहां तक कि अपनी बाउंड्रीज भी क्रॉस कर देंगे। उसके लिए उन्हें एक ऐसी सिचुएशन के लिए डिस्पाइज करना सही नहीं है जिसके खिलाफ वे इतने हेल्पलेस थे। मर्चेंट अभी भी मानता है कि इस पॉइंट ऑफ व्यू से बच्चों को सैक्रिफाइस करना बहुत ज्यादा है, क्योंकि इन्वॉल्व्ड बच्चों को टोटल अबैंडनमेंट और डिस्पेयर सहना पड़ता है। उसे नहीं लगता कि लाइफ की कोई वैल्यू है अगर उसे अपनी ह्यूमैनिटी को अबैंडन करके जिया जाए। वो शब्द हमारे प्रोटैगनिस्ट के दिल में बहुत गहरे लगते हैं और वो उन्हें कंटेम्पलेट करने के लिए रुक जाता है। कदीम के पीछे रियल वर्ल्ड का एक ऑर्डिनरी पर्सन है, एक आदमी जिसके मॉरल्स बैटलफील्ड पर खून खराबे से टेंटेड होने के बाद पूरी तरह बदल गए थे। इस पॉइंट पर एक सिंपल ट्रैवलिंग मर्चेंट के भी उससे बेहतर मॉरल्स हैं, जिससे कदीम सोचने लगता है कि क्या वो अब एक प्रॉपर लाइफ जीने की एस्पायर भी कर सकता है। मुझे पॉज करके ये पॉइंट आउट करना होगा कि हमारे प्रोटैगनिस्ट के लिए कैरेक्टर प्रोग्रेशन की डेप्थ कितनी अमेजिंग है। फाइनली एक और जेनेरिक एजी एमसी नहीं। मर्चेंट सोचने लगता है कि क्या उसने कुछ गलत कह दिया और जल्दी से टॉपिक्स चेंज कर देता है, किडनैप्ड बच्चों की स्टेट के बारे में पूछते हुए। बच्चों की स्टेट डीमन की स्टेट पर डिपेंड करती है, क्योंकि अगर वो एक विकेड क्रीचर है तो उसने अब तक उन्हें स्लॉटर कर दिया होगा। मर्चेंट उसके शब्दों का वेट नहीं समझ पाता जब कदीम अपनी एक्स उठाता है। मर्चेंट के पर्सपेक्टिव से बंदे को लगता है कि उसका काम तमाम होने वाला है, क्योंकि डूड उसे काटने वाला है। वो इंपैक्ट के लिए ब्रेस करता है, लेकिन रियलिटी में कदीम ने एक्स को वॉइड में दूर फेंक दिया था। उसका हथियार किसी चीज से टकराता है और एक गॉब्लिन शैडोज से बाहर निकलता है जिसका सिर हथियार से कुचल गया था। बंदे ने अंधेरे में भी हेडशॉट लैंड कर दिया था, लेकिन जहां कदीम ने सिर्फ एक को हराया, वहीं बाकी गॉब्लिन्स अपनी नंबर्स के साथ उन पर झपट पड़े। उस बंदे ने इतनी बड़ी हॉर्ड के आने की उम्मीद भी नहीं की थी, जबकि बारबेरियन उसे अपनी टॉर्च उनकी ओर शाइन करते रहने का ऑर्डर देता है। स्लॉटर फेस्ट उसी सेकंड शुरू हो जाता है जब हमारा एमसी निकलता है, अपनी तलवार गॉब्लिन के मुंह में घुसाता है और फिर दूसरे को पकड़कर फेंक देता है। ऑल्सो कदीम पाता है कि उसकी तलवार पास के एक स्पाइक, जिसे स्टैलेग्माइट कहते हैं, से टकरा रही है। ये चीजें उसके लिए इस तरह के हथियार का यूज करना डिफिकल्ट बना देंगी।
गॉब्लिन्स अपने ओपोनेंट को शांति से अपनी तलवार को एक स्ट्रैप से लपेटते हुए देखते हैं। उस स्ट्रैप का यूज करके वो ब्लेड को एक डिफरेंट एंगल से पकड़ता है और उस पर चार्ज कर रही इनकमिंग गॉब्लिन हॉर्ड का इंतजार करता है। करीम हथियार के हिल्ट का यूज करता है, उसे एक गॉब्लिन के स्कल में दे मारता है। एंड ऑनेस्टली उसे एक तलवार को स्लेज हैमर की तरह यूज करते देखना बहुत बैडास है। बंदा इस फैंसी न्यू ग्रिप के साथ गॉब्लिन्स को स्मैश करना जारी रखता है, मल्टीपल गॉब्लिन्स के बीच से अपना रास्ता बनाते हुए। काडिम को रियलाइज होता है कि उसे फास्टर एलिमिनेशन के लिए एक्स का भी यूज करना होगा, सो वो उसे फर्स्ट किल से उठाने के लिए जाता है। उसे निकालने के बाद उसके पास बेसिकली अब अपने दोनों हाथों में 2 एक्सिस हैं, एक फोर्स टू बी रेकन्ड विथ, क्योंकि वो एक साथ मल्टीपल गॉब्लिन्स को चीर फाड़ देता है। हर स्विंग का रिजल्ट मौत होता है। जब मर्चेंट पूरे ग्रुप को टुकड़ों में बंटते हुए देखता है, सब एक ही आदमी के हाथों। बाकी गॉब्लिन्स बुरी तरह डर जाते हैं और भाग जाते हैं, लेकिन हमारा एमसी अभी रुका नहीं है। वो जानता है कि डीमन को ट्रैक डाउन करने का ये बेस्ट वे है, क्योंकि इन गॉब्लिन्स के पास जाने के लिए सिर्फ एक ही जगह बची है। वो उसी डायरेक्शन में चलना जारी रखता है जहां रास्ता एक वाइडर और ज्यादा ओपन स्पेस में खुलता है। मर्चेंट सोचता है कि क्या रास्ता इंटेंशनली गॉब्लिन्स के लिए बेस के तौर पर एक्ट करने के लिए बनाया गया था। डीमन की स्मेल को सेंस करते हुए कदीम अपने गाइड को कॉशियस रहने की वार्न करता है, क्योंकि वे अपने टारगेट के पास पहुंच रहे हैं, और उसे भागने से मना करता है। ये सच है कि गॉब्लिन्स सिर्फ मर्चेंट के पीछे आएंगे, जबकि हमारा एमसी मेन डीमन को खत्म करने में बिजी होगा। वो स्ट्रिक्टली मर्चेंट को इंस्ट्रक्ट करता है कि जब तक वो उसकी मदद नहीं कर सकता, तब तक वो अपनी टॉर्च का यूज करके उन्हें रोके रखे। लेकिन जब ये बंदा डिस्ट्रैक्टेड था, डीमन ने एक पावरफुल अटैक फेंका, जिसे कदीम ने लास्ट मोमेंट पर ब्लॉक कर लिया। डीमन और हमारे एमसी के बीच शो डाउन शुरू हो चुका है। एंड बाय द वे, ये रेड फ्रीक शो ह्यूमन लैंग्वेज में बात कर सकता है और एक न्यू ह्यूमन से एनकाउंटर करने की अपनी खुशी एक्सप्रेस करता है, जो उसी विलेज से नहीं है। बीस्ट एक नया प्रे पाकर थ्रिल्ड है। एंड द वर्स्ट पार्ट इज, विलेजर्स ने कदीम को इंडियन टेक सपोर्ट से भी ज्यादा बुरी तरह स्कैम किया था, क्योंकि इस डीमन का इनफैक्ट एक हॉर्न है, भले ही वो एक टाइनी वन हो, जिससे वो फ्रस्ट्रेशन में कर्स करता है। इसके बढ़ते हॉर्न्स के साथ प्रॉब्लम यह है कि डीमन एक इंटरमीडिएट लेवल की ओर स्ट्रेंथ बूस्ट एक्सपीरियंस कर रहा है। डीमन उसके एंग्शियस एक्सप्रेशन को देखकर एक्सटैटिक है और लिटरली मौके पर ही डिसअपीयर होकर स्पीड ब्लिट्स करता है। करीम को फिर से पॉइंट ब्लैंक पर खुद को डिफेंड करना पड़ता है, ब्लो को ब्लॉक करने के लिए अपने दोनों हथियारों का यूज करते हुए। रेड डीमन ह्यूमंस के लिए अपनी फैसिनेशन एक्सप्रेस करता है कि वे इतने पैथेटिकली वीक होते हैं। बाय द वे, द ओनली रीजन हमारा एमसी उस अटैक को ब्लॉक कर पाया वो प्योर इंस्टिंक्ट की वजह से था। एंड जस्ट लाइक ही प्रिज्यूम्ड, उसकी स्ट्रेंथ एक लेसर डीमन से कहीं ज्यादा सुपीरियर है। क्लैश जारी रहता है जब ये स्लीप पैरालिसिस डीमन ह्यूमन पर उसके इतने सारे प्रेशियस गॉब्लिन्स को स्लॉटर करने के लिए हंसता है, जिससे वो रियली एक बार के लिए ह्यूमन से हेट करना चाहता है। जब ये चीज बकवास कर रही थी, हमारा एमसी अपने दिमाग में स्ट्रेटेजाइज कर रहा था। एक ऑर्डिनरी लेसर डीमन को हराने के लिए लगभग 12 मैन की जरूरत होती है, लेकिन जब बात एक इंटरमीडिएट की आती है तो एलीट सोल्जर्स की एक यूनिट भी काफी नहीं हो सकती। उसे लाइफ का एक सिंपल चांस ऑफर करते हुए डीमन करीम को अपना दूसरा आर्म यूज करना बंद करने का सजेस्ट करता है। मनियाकल बीस्ट चाहता है कि वो अपना ही आर्म अपनी एक्स से काट दे और फिर उसका फ्लैश और यहां तक कि बोन्स भी डिवावर करना शुरू कर दे। अगर वो बिना एक भी फ्लैश का स्ट्रैंड छोड़े ऐसा कर सकता है तो करीम को बख्श दिया जाएगा, लेकिन ये एक नॉजिएटिंग और रिडिकुलस डिमांड थी। कदीम भी जानता है कि वो अपनी करंट स्टेट में इस लेवल के डीमन से लड़ने की हालत में नहीं है, पर वो उसके टाइनी हॉर्न्स का एडवांटेज लेना चाहता है। डीमन उसे अपना आर्म काटने से रिफ्यूज करने के लिए, उसके ऑर्डर्स को ओबीडियंट न होने के लिए बिरेट करता है। पिस्ड ऑफ होकर कदीम अपनी तलवार पकड़ता है और डीमन को एक यैपिंग पीस ऑफ शिट कहता है। वो डीमन ब्लड का बैग निकालता है जो उसने बचाया था और उसे काट देता है, इंस्टेंटली डीमन का अटेंशन कैच करते हुए। बीस्ट को यकीन नहीं हो रहा था कि एक मामूली ह्यूमन उसकी आंखों के सामने लिटरली डीमोनिक ब्लड पी रहा है। अच्छी खासी मात्रा में गटकने के बाद कदीम बोतल को दूर फेंक देता है। उसके शरीर में डार्क एनर्जी की एक लहर दौड़ जाती है और उसका शांत स्वभाव एक गरजते हुए वॉर क्राई में बदल जाता है। यह इतनी डरावनी स्टेट थी कि डीमन भी उससे डर रहा था। कदीम के शरीर में एक सडन लेकिन टेम्पररी एवोल्यूशन होता है, एंड बिकॉज ये फ्रेश ब्लड नहीं था जो उसने यूज किया, उसे फाइट बहुत जल्दी खत्म करनी होगी। डीमन की जी फट के हाथ में आ जाती है। उसका एक्सप्रेशन उसके अपने टेरर को चीख चीख कर बता रहा था। क्रीचर ह्यूमन को मारने का रिजॉल्व जुटाने की कोशिश करता है और उसी स्पीड से उस पर लंज करता है। डीमन्स के बारे में एक बात यह है कि उनका इंट्यूशन अमेजिंग होता है।
और अगर उन्हें खतरा महसूस हो तो वे तुरंत दुम दबाकर भाग जाते हैं। ऐसा लगता है कि ये डीमन अभी भी अपने बढ़ते हॉर्न्स में कॉन्फिडेंट है, इसलिए वो लड़ रहा है। एनीवे, मूवमेंट्स क्लियर थे क्योंकि कदीम ने क्लॉ स्ट्राइक को एंटिसिपेट कर लिया था और इंस्टिंक्टिवली रिएक्ट किया। क्रीचर के अटैक को अपनी एक्स के एक हैवी हिट से उड़ा दिया, जिससे मॉन्स्टर इंपैक्ट से लड़खड़ा गया। बुरी बात यह है कि उसकी एक्स थोड़ी ज्यादा प्लेन थी और एक ही हिट में चिप्ट हो गई। उसके दोनों हथियार टेरिबल थे, इसलिए उसे इस फाइट को बहुत जल्दी खत्म करना होगा, वरना उसके हथियार टूट जाएंगे और उसके पास अपने हाथों का यूज करने का चॉइस रह जाएगा। डीमन ह्यूमन पर दहाड़ता है। कदीम हाथ में तलवार लिए आगे बढ़ता है, ऑफेंस के साथ रेज करता हुआ। उसकी तलवार फुल स्पीड से नीचे आती है। डीमन के पास मुश्किल से ही उसे अपने दोनों क्लॉज से ब्लॉक करने का कोई चांस था। इंपैक्ट से शेयर प्रेशर उसे उस ग्राउंड से ही ओवरवेल्म कर रहा था जिस पर वो खड़ा था। ये वो मॉन्स्ट्रस स्ट्रेंथ थी जिसे कदीम सिर्फ डीमन ब्लड के एक शिटी वर्जन से मैनिफेस्ट कर सकता था। अपने दूसरे हाथ से कदीम क्रीचर को फिनिश ऑफ करने के लिए अपनी एक्स तैयार करता है, लेकिन डीमन रिएक्ट करने में तेज था और भागकर सिचुएशन से बच जाता है। इवेजन के बाद भी वो एक सिंगल ह्यूमन के हाथों प्रोड्यूस हो रही शेयर अमाउंट ऑफ फोर्स को नोटिस किए बिना नहीं रह सका। ब्लाइंडली रिटेलिएट करते हुए वो फिर से अपने शार्प क्लॉज का यूज करता है, लेकिन हमारा एमसी सीरियस अल्ट्रा इंस्टिंक्ट एनर्जी में था और डीमन को अपनी एपिक फिजिक से शोल्डर टैकल करने से पहले कोल्डली डॉज करता है। शोल्डर टैकल हिलेरियसली एक्स से भी ज्यादा डैमेज करता है और क्रीचर को अपनी जगह पर स्टैगर कर देता है। यह कदीम को अपॉर्चुनिटी का यूज करने और उसकी गर्दन काटने की एक फेरोशियस अटेम्प्ट में अपनी ब्लेड स्विंग करने का मौका देता है। एक बार फिर डीमन डम लक की वजह से बच जाता है। वो हर हिट से बचता रहता है, जबकि कदीम उसे एक बार भी पकड़ने के लिए एंडलेसली स्लैशेस करता रहता है। वो अपॉर्चुनिटी आती है क्योंकि एक सडन मोमेंट पर डीमन स्लिप हो जाता है। अनफॉर्चुनेटली कदीम एक स्टैलेग्माइट को स्लैश कर देता है, जो उसे उसके ओरिजिनल टारगेट से ऑब्स्ट्रक्ट कर देता है। डीमन फिर से बच जाता है और ह्यूमन से पहले से कहीं ज्यादा डरता है। उसके जैसा मॉन्स्टर पूछने लगता है कि वो किस तरह के क्रीचर का सामना कर रहा है। कदीम में कुछ भी ऐसा नहीं था जो दिखाता हो कि वो एक ह्यूमन है। ऐसा लग रहा था जैसे वो खुद एक और भी पावरफुल डीमन हो। हमारा एमसी एक भी शब्द नहीं कहता और न ही कोई थॉट एंटरटेन करता है, बस फेरोसिटी के साथ क्रीचर को घूरता रहता है। भागने की अर्ज को सेंस करते हुए डीमन फनीली ऊंचा जंप करता है और एक सीलिंग स्पाइक को पकड़ लेता है। वो जानता था कि वो इस आदमी को ओवरवेल्म नहीं कर सकता क्योंकि कदीम हर एक्सचेंज में उसे आउटप्ले कर रहा था। सो उसे हेड ऑन लेने की कोशिश करना पॉइंटलेस था। ये उसका बेस्ट चांस था। और यहां वो नोटिस करता है कि एक और ह्यूमन है जिसे करंटली 2 गॉब्लिन्स हैरास कर रहे हैं। ये ट्रैवल मर्चेंट था जो गॉब्लिन्स को दूर रखने के लिए फ्लेम का यूज कर रहा था। डीमन काफी स्मार्ट था और जल्दी ही फायर को इस एनकाउंटर में ह्यूमंस के लिए स्ट्रेंथ का एक बड़ा सोर्स आइडेंटिफाई कर लेता है। सो अब उसकी स्ट्रैटेजी इसे जितनी जल्दी हो सके खत्म करने की है। हमारा एमसी डीमन को उस डायरेक्शन में ट्रैवल करते हुए देखता है जहां गाइड गॉब्लिन्स का सामना कर रहा था। वो अपनी एक्स लेता है और एग्जैक्टली रियलाइज कर लेता है कि डीमन आगे क्या करने की कोशिश कर रहा है। क्यारिम अपने प्रे को इस तरह टेबल्स टर्न करने नहीं देगा। हमारा एमसी समझता है कि अगर वो इस डिस्टेंस से एक्स शूट करने की कोशिश करता है तो डीमन के पास उसे डॉज करने के लिए इनफ फास्ट रिफ्लेक्सेस हैं। ये उसे एक फाइनल ऑप्शन के साथ छोड़ देता है जब वो बैटल एक्स को पकड़ता है और डीमन के नीचे की ग्राउंड को डिस्ट्रॉय करने का एम करता है। क्यारिम एक्स को मिसाइल की तरह शूट करता है, फुल स्पीड से फायर करता है, इस हद तक कि डीमन भी उसे इग्नोर नहीं कर सकता। स्विंगिंग एक्स उसकी डायरेक्शन में उड़ती हुई आती है और केव सीलिंग को एनाइलेट कर देती है। गॉब्लिन साउंड से ड्रॉन और डिस्ट्रैक्टेड हो जाते हैं, जबकि डीमन खुद नीचे गिर जाता है, हेल्पलेसली अपनी डूम की ओर डिसेंड करते हुए। सीलिंग उसके ऊपर गिर जाती है। जब डस्ट सेटल होती है तो डीमन डिब्री से शेयर अमाउंट ऑफ डस्ट की वजह से ब्लाइंड हो जाता है। ये उसे हमेशा के लिए खत्म करने का बेस्ट चांस था। सो हमारा एमसी तलवार के साथ लीप करता है। फाइनली एक प्रॉपर स्टैब सीधे क्रीचर के सिर में कनेक्ट करता है। वो स्लैश डीमन को बहुत ज्यादा पेन देता है और वो एगनी में चीखता है। फाइनली ये वो एक्सप्रेशन था जिसे कदीम उससे अचीव करने के लिए मरा जा रहा था। वही कॉन्डेसेंडिंग डीमन अब उसकी मर्सी पर था, अभी भी ह्यूमन को मारने की पूरी कोशिश कर रहा था। हमारा एमसी रियली इम्प्रेस था कि डीमन उस तरह के डायरेक्ट हेडशॉट से बच गया। सो वो अपनी तलवार को फोर्स करता है और उसे पूरा ऊपर तक ले जाता है। टॉक अबाउट अ रोलर कोस्टर ऑफ पेन। फाइनली कदीम अपनी तलवार को एक वर्टिकल स्लैश से रिट्रीव करता है, उसके सिर का टॉप हिस्सा काट देता है और उसे मरने के लिए छोड़ देता है।
क्रीचर का सिर अपने फाइनल मोमेंट्स में खून उगलता है और वो फाइनली ग्राउंड पर गिर जाता है, इम्पैक्ट से मर जाता है। कन्वीनियंटली बारबेरियन की बजर्क स्टेट भी फेड अवे हो जाती है और उसे एक्सपीरियंस से स्कार्स रह जाते हैं। अच्छी बात यह है कि फाइट टाइम पर खत्म हो गई, वरना चीजें रियली अगली हो जाती। तभी वो गॉब्लिन्स को अपनी डॉसाइल स्टेट्स में वापस आते हुए सुनता है, एंगर या वायलेंस का कोई साइन नहीं दिखाते हुए। क्योंकि डीमन मर चुका था, उसका इन्फ्लुएंस उन पर से फेड हो गया था। लेकिन फिर भी करीम उन्हें रिगार्डलेस काट देता है, क्योंकि ये क्रीचर्स मॉन्स्टर्स बनने के पॉइंट से बहुत आगे निकल चुके थे और वो अपने रास्ते में आने वाले किसी भी को मारने के लिए डेस्टिन्ड था। पहले वाले को खत्म करने के साथ दूसरा अपनी जान बचाने के लिए भागता है, लेकिन पीछे से सिर में स्टैब हो जाता है। 2 गॉब्लिन्स अब एक्सटर्मिनेट हो चुके थे, लेकिन स्ट्रेंजली एक अभी भी हाथ में टॉर्च लिए जिंदा था। करीम का गोल फाइनल टारगेट को एलिमिनेट करना था, सो वो अपनी तलवार एम करता है और उसे मारने के इंटेंट से स्विंग करता है। उसे ये नहीं पता था कि वो एक्चुअली ट्रैवलिंग मर्चेंट था, जो इतनी जोर से चीखा कि करीम वापस अपने सेंसेस में आ गया। बर्सर्क स्टेट ने उसकी विजन को ब्लाइंड कर दिया था, लेकिन लकीली उसने कोई डैमेज होने से ठीक पहले अपनी तलवार रोक दी। ट्रैवलिंग मर्चेंट अपने मास्टर को उसे घूरते हुए देखता है और पूछता है कि क्या वो ठीक फील कर रहा है। करीम वापस अपने सेंसेस में आ जाता है, अपनी रेकलेसनेस के लिए अपोलोजाइज करता है और अंधेरे में देख न पाने का एक्सक्यूज बनाता है। वो ये भी गेस करता है कि बच्चे बच गए होंगे, सो उन्हें बस रिमेनिंग गॉब्लिन्स को एक्सटर्मिनेट करना है और बच्चों को विलेज वापस ले जाना है। ट्रैवलिंग मर्चेंट उसके कमांड को मानता है और ड्यू और अंदर जाता है। करीम डीमन की लाश को अपने साथ घसीटता है। सीन अगली सुबह पर कट होता है। विलेजर्स अपने सभी बच्चों को वापस ला रहे थे। उनमें से हर एक ट्रॉमेटाइज्ड लग रहा था, लाइफ से ड्रेन्ड। वे मर्सनरी को उन्हें बचाने के लिए थैंक करते हैं, यकीन नहीं कर पा रहे थे कि ये आदमी कैजुअली एक लिटरल डीमन को अपने शोल्डर पर उठाए हुए है। एक औरत यंग मैन को चिकन और बार्ली ऑफर करने आती है, करीम को रेस्ट करने और मील करने के लिए ऑफर करती है, लेकिन वो सिंपली डिक्लाइन कर देता है, ये कहते हुए कि मील ट्रॉमेटाइज्ड बच्चों के साथ शेयर करना बेहतर है, जिन्हें सोने या खाने का चांस नहीं मिला। एक्चुअली करीम गाइड को भी विलेजर्स के साथ खाने के लिए ऑफर करता है और पर्सनली थोड़ी देर अकेले रेस्ट करने चला जाता है। बेचारा गाइड मिजरेबल बच्चों की स्टेट को देखता है, जिनकी आंखों से लाइफ जैप हो गई थी। ये मर्चेंट को लास्ट नाइट की याद दिलाता है कि उन्होंने इन बच्चों को कैसे डिस्कवर किया था। वे मैडनेस और हॉरर में टॉयल कर रहे थे, डीमन द्वारा ब्रेन वॉश्ड होने के बाद ट्रेजेडी की पोएम्स गा रहे थे। करीम ने बताया था कि डीमन्स बच्चों को डिफरेंट मांट्रास से ब्रेन वॉश करना पसंद करते हैं, ताकि उनकी साइकी को पूरी तरह डिस्ट्रॉय कर सकें। वे उन्हें दुनिया के मोस्ट यूजलेस चिल्ड्रन कहते थे, जिन्हें उनके अपने ही पेरेंट्स ने अबैंडन कर दिया था। यह एक इतना हॉरिफिक टॉर्चरिंग मैकेनिज्म था कि बेस्ट प्रीस्ट भी इसे ज्यादा देर एंड्योर नहीं कर सकता था। लेकिन इस केस में बारबेरियन आर्ग्यू करता है कि ये ब्रेन वॉशिंग भी नहीं थी, ये बस सिंपल रियलिटी थी कि इन बच्चों को सच में अबैंडन कर दिया गया था। फेयर को बार बार उनके सिर में ड्रिल किया जाता था, ताकि वे चिलिंग एक्सपीरियंस को कभी न भूल सकें, और ये इंटर्न बच्चों का फ्यूचर डिस्ट्रॉय कर देता है, क्योंकि उनका चाइल्डहुड उनसे हमेशा के लिए छीन लिया जाता है। मर्चेंट समझ नहीं पा रहा था कि एक डीमन इतनी हद तक क्यों जाएगा, लेकिन करीम की नजरों में ये बस एक इविल मॉन्स्टर के नेचर में था कि वो ह्यूमन सफरिंग को एंजॉय करे। बाय द वे, यही रीजन है कि हमारा एमसी चाहता था कि इन बच्चों को इस तरह टॉर्मेंटेड करने के बजाय सैक्रिफाइस कर दिया जाए। इन एनी केस, मर्चेंट ने बेस्ट के लिए होप किया, ये सोचते हुए कि एक दिन विक्टिम्स फिर से लाइट देख सकेंगे। करीम समझता है कि ऐसा होना इम्पॉसिबल नहीं है, लेकिन वो ये भी जानता है कि ये बच्चे उन्हीं पेरेंट्स के पास वापस जाएंगे जिन्होंने उन्हें फर्स्ट प्लेस में अबैंडन कर दिया था। सो ये सोचने का कोई पॉइंट नहीं है कि वे कभी रिकवर होंगे। ये सैड रियलिटी है। मर्चेंट मिजरेबल बच्चों की गेज से मुड़ता है और अपने मास्टर को फॉलो करता है। करीम के रेस्ट के तुरंत बाद वो फिर से जाने के लिए एक इमीडिएट जर्नी पर निकल जाता है। उसका गाइड प्रिफर करता है कि वे एक और दिन रुकें ताकि उसके मास्टर की इंजरीज हील हो सकें, लेकिन हमारे एमसी को लगता है कि ये एक टेरिबल स्ट्रैटेजी है, क्योंकि लोग उसे ढूंढने आएंगे। एक होली नाइट को मारना एग्जैक्टली कुछ ऐसा नहीं है जिसे एल्गा फैक्शन नजरअंदाज कर देगा, एक ऐसी बात जिसे मर्चेंट पूरी तरह भूल गया था। वे यहां भाग रहे थे और उनके पास वेस्ट करने के लिए टाइम नहीं था। इनफैक्ट ये टोटली पॉसिबल था कि बाकी नाइट्स करीम के ट्रेल्स का हॉट परस्यूट कर रहे थे, सो हर सेकंड मैटर करता था। इनफैक्ट लेडी हेलिया होराइजन को देखती है अपनी चेस पर अपनी नजरें जमाए हुए। करीम डीमन की गर्दन काट देता है और अपने अगले एडवेंचर के लिए इनफ डीमन ब्लड कलेक्ट कर लेता है। उसकी बोतल लगभग हाफ फुल थी,
जो अभी के लिए काफी थी। डीमन की लाश अब उसके किसी काम की नहीं थी, लेकिन विलेजर्स श्योर इंटरेस्टेड थे। कदीम उन्हें स्ट्रिक्टली इसे जलाने की एडवाइस देता है, जो इन आदमियों के लिए एक शौक था। उसे अपने स्लॉटर किए हुए डीमन को बेचने की भी परवाह नहीं थी, क्योंकि पहले तो उन्होंने सोचा था कि वो एक मर्सिनरी है जो पैसे के लिए हंट करता है। डील विलेजर के लिए परफेक्ट लगती है, जो कॉप्स को एक होली नाइट को बेचने का इंटेंट रखता है और अपना नाम बनाना चाहता है। कदीम समहाउ इस बंदे के थॉट्स पढ़ लेता है और उसे याद दिलाता है कि अगर कॉप्स को टाइम पर नहीं जलाया गया तो वो एक डिस्गस्टिंग स्मेल छोड़ेगा, जो दूसरे क्रीचर्स को ड्रॉ आउट करेगा और उन्हें मॉन्स्टर्स बनने के लिए इन्फ्लुएंस करेगा। वो इस बंदे को एक और गॉब्लिन हॉर्ड के उन पर अटैक करने के आइडिया से डराता है। इन द एंड आदमी को कॉप्स जलाने के लिए मजबूर होना पड़ता है और बेचने के किसी भी थॉट्स को विथड्रॉ करना पड़ता है। सडनली एक औरत मर्सनरी के लिए कुछ बूट्स और नाइस वैल्यूएबल्स प्रिपेयर करके आती है। ये विलेजर्स की तरफ से एक गिफ्ट था। फाइनली कुछ ऐसा जिसे वो एक्चुअली यूज कर सकता है। हमारा एमसी अपना नया ड्रिप पहनता है और बेल्ट को अपने दोनों हथियारों को होल्ड करने के लिए एक परफेक्ट एडिशन पाता है, लेकिन उसके चेस्ट का स्कार अचानक उठने लगता है, वही वुंड जो उसे अपनी अर्लीस्ट बैटल में होली नाइट से मिला था। उसकी इनविंसिबल बॉडी के बारे में अच्छी बात यह है कि वो आसानी से डिमोनिक वुंड से रिकवर कर सकती है, लेकिन समहाउ होली नाइट के हथियार से मिली इंजरी अभी भी दूर नहीं हुई थी। यही वजह है कि ब्लेस्ड वेपन्स एक होल डिफरेंट लेवल पर होते हैं। उस स्पीयर की बात करें तो लेडी हीलिया को अपने सबॉर्डिनेट से खबर मिलती है। अनफॉर्चुनेटली उन्हें 0 क्लूज मिले थे। हेलिया उसे रिस्पॉन्सिबल पर्सन के इंटेंशन को डिड्यूस करने की कोशिश करने के लिए कहती है, कोई ऐसा जिसने स्टोलन इक्विपमेंट के कोई ट्रायल छोड़े बिना प्रिजनर्स को एनाइलेट कर दिया। फिर इंटरेस्टिंग डिमोनिक कॉप्स था, जिसे सिर्फ मारने के बजाय म्यूटिलेट किया गया था। कुछ भी सेंस नहीं बना रहा था। ईडा, उसका सबॉर्डिनेट, पूछता है कि क्या उसकी लीडर को उनकी आइडेंटिटी पर कोई क्लू है, लेकिन वो उस पर इतना चिल्लाती है कि वो इतना यूजलेस है कि वो उसके दिए गए किसी भी क्लू का कुछ नहीं कर सका। वो इस मोमेंट का यूज उसे पैलेडिन रैंक पर हार्ड स्टक रहने के लिए मॉक करने के लिए करती है। इन दी एंड ईडा बस एक शिटी बॉस के साथ फंसा हुआ है, जो खुद भी नहीं जानती कि वो क्या कर रही है। उसे बस उसके स्टेटस की वजह से ऑर्डर्स फॉलो करने पड़ते हैं। आज पैलेडिन हेलिया मुएल इज अ फोर्स टू बी रेकन्ड विथ। वो आपकी एवरेज नाइट नहीं है, बल्कि कोई ऐसी है जो 20 डीमंस को स्लॉटर करके रैंक्स में ऊपर बढ़ी है। वो एम्पायर की यंगेस्ट आर्च पैलेडिन भी है, पर उसकी पर्सनालिटी राखी सावंत जैसी है, इसीलिए ईडा उसे किसी भी तरह से चैलेंज नहीं कर सकता, पर वो आर्च पैलेडिन के प्रति हेट्रेड रखता है। हेलिया हंसती है, आखिर में गिव अप कर देती है और ईडा को आर्चबिशप से मिले होली रेलिक को बाहर लाने का इंस्ट्रक्ट करती है। ईडा स्टन्ड था कि वो ट्विन मिरर्स की बात कर रही है और उसे अपने चॉइस को रिकंसिडर करने के लिए अर्ज करता है, क्योंकि सेकंड मिरर टूटे हुए अ डिकेड बीत चुका है। डेमियंस ट्विन मिरर्स, ये 2 मिरर्स का एक एंशिएंट रेलिक था, एक जो पास्ट और फ्यूचर की टेल बता सकता था। फ्यूचर बताने वाला मिरर एक सुप्रीमली पावरफुल बीइंग को रिफ्लेक्ट करने की कोशिश के बाद डिस्ट्रॉय हो चुका था, सो सिर्फ पास्ट वाला ही बचा था। अगेन हीलिया इस आदमी पर चिल्लाती है कि उसने ये सजेस्ट भी कैसे किया कि वे मिरर का मिसयूज कर रहे थे, क्योंकि इसका होल पॉइंट ही इसे फर्स्ट प्लेस में ऐसी सिचुएशंस के लिए यूज करना था। आफ्टर ऑल ओनली अदर ऑप्शन था आर्चबिशप एल्गा को रिपोर्ट करना कि उसका नेफ्यू मर गया, और वे ये भी फिगर आउट नहीं कर सके कि क्यों। हीलिया उसे बस स्टूपिड मिरर यूज करने का ऑर्डर देती है, क्योंकि जब तक वो एक पावरफुल डीमन को रिफ्लेक्ट नहीं कर देता, वो नहीं टूटेगा। वो उसके हाथों से मिरर छीनती है और उसे ग्राउंड पर रखती है। उसकी लाइट ब्राइटली शाइन करती है। जो कुछ हुआ था उसका एक होलोग्राफिक रिकरेंस प्रोजेक्ट करती है। एक बारबेरियन ने एक डीमन को अपने बेयर हैंड से स्लॉटर किया, उसका ब्लड पिया, सर्वाइवर्स को ऑब्लिटरेट किया और होली नाइट को मार डाला। साइट में इतनी टेरिफाइंग इमेज थी कि दोनों नाइट्स बिविल्डर्ड हो गए। मिरर ऑफ द पास्ट भी टुकड़ों में क्रम्बल हो जाता है, ये दिखाते हुए कि यह थ्रेट एक ग्रेट डीमन के इटसेल्फ कंपैरेबल है। एडा उस रियलाइजेशन को कैच कर लेता है जो कुछ हुआ था उससे टेरिफाइड, और लेडी हीलिया को इमीडिएटली बेस लौटने के लिए अर्ज करता है ताकि वे इंसिडेंट रिपोर्ट कर सकें। लेकिन लेडी हीलिया का रीइंफोर्समेंट्स बुलाने का कोई प्लान नहीं था, क्योंकि उनका टारगेट ऑलरेडी आइडेंटिफाई हो चुका था। वो अपनी इन्वेस्टिगेशन को आगे बढ़ाने के लिए सर्च जारी रखना चाहती थी। हेलिया अपनी तलवार निकालती है। उसका दिल रूथलेस बारबेरियन को अपने हाथों से मारने के थॉट से जॉय से भर जाता है। उस रात मर्चेंट अपनी लाइफ के डिसीजन पर रिफ्लेक्ट करता है कि वो अब जहां है वहां कैसे पहुंचा। बच्चों की कंडीशन ने सच में उसके दिल को हिला दिया था, जिससे वो कंटेम्पलेट करने लगा था कि उनका क्या होगा।
अपने थॉट्स को दूर करते हुए वो अपना रिजॉल्व स्टीयर करता है, ये मानते हुए कि अगर उसे अपनी फैमिली के पास वन पीस में लौटना है तो उसे लाइफ को ऑप्टिमिज्म के साथ देखना होगा। जिस बारबेरियन के साथ वो फंसा हुआ है वो सो रहा है। वो वापस आता है और पूछता है कि क्या आदमी पहले से ही सो रहा है। सडनली वो नोटिस करता है कि कदीम को बहुत पसीना आ रहा है, उसके मसल्स नींद में कांप रहे थे। कुछ तो गड़बड़ है दया। वही आदमी जो डीमंस को चीर फाड़ सकता है दर्द का अनुभव कर रहा है। उसके चेस्ट का घाव भी उभर आया है, उसे बहुत पीड़ा दे रहा है। गट्स पार्ट 2 को अब जाकर पता चला कि ब्लेसेड स्पीयर में डीमंस के लिए एक फेटल इफेक्ट था। ऑर्डिनरीली ये एक ह्यूमन को अफेक्ट नहीं करता, लेकिन क्योंकि उसने अपनी एबिलिटीज के लिए स्पेसिफिकली डीमोनिक ब्लड पिया था, अब उसे कॉन्सिक्वेंस के तौर पर अफेक्ट हो रहा है। मर्चेंट को लगता है कि ये रेस्ट की कमी की वजह से है, ये जाने बिना कि कॉज कुछ और है। जैसा कि कदीम एक्सप्लेन करता है, ये ऐसे ठीक नहीं होगा। इंस्टेड वो वेगली पूछता है कि कल रात मून कैसा दिख रहा था। मर्चेंट अपनी मेमोरी जॉग करता है और याद करता है कि वो क्रेसेंट शेप के करीब झुक रहा था। ये हमारे एमसी को एक सर्टेन लेवल का रिलीफ देता है और ऐसा लगता है कि वो खुद को हील करने के लिए कुछ टाइम कर रहा है। वे दोनों सडनली एक पिक्यूलियर साउंड की ओर खींचे चले जाते हैं। वे डार्क फॉरेस्ट की ओर मुड़कर देखते हैं, जो अब दर्जनों आंखों से येलो ग्लो कर रहा था। इस बार ये ब्लेड वुल्व्स थे और वे एक आसान थ्रेट नहीं थे, स्पेशली हमारे एमसी की कंडीशन में तो बिल्कुल नहीं। स्टिल ये आदमी अपने दर्द की परवाह नहीं करता और मर्चेंट को प्रोटेक्ट करता है। कदीम इस दुनिया से रिजेंट करता है कि वो हमेशा उस पर मुसीबतें डालती रहती है, बिना उसे एक डैम ब्रेक दिए, और इन पपीज को काटने के लिए खुद को प्रिपेयर करता है। कदीम हांफता है जब ब्लेड वुल्व्स उसे गिराने के लिए आगे बढ़ते हैं। उसकी एक्स नीचे स्विंग होती है, क्रीचर की गर्दन के ठीक बगल में लैंड करती है। पहला वुल्फ एक इंस्टेंट में डिसमेंटल्ड हो जाता है। एंड व्हाइल ये एक अच्छी स्टार्ट लग सकती है, ये एक्चुअली नहीं है। कदीम ने बीस्ट के सिर पर एम किया था और उसने ब्लरी विजन की वजह से अपना शॉट मिस कर दिया। वो एक सीवियर हैंडीकैप पर है और ये वुल्व्स भी पीछे नहीं हट रहे थे। वे उसकी ओर लंच करते हैं जब वो क्लोज कॉम्बैट के लिए अपनी तलवार से चिपक जाता है। एक को स्लैश डाउन करने के बाद वो दूसरों से ओवरवेल्म्ड हो जाता है। कदीम एक और को काट देता है, लेकिन एक वुल्फ फिर भी उसके आर्म को काट लेता है, जिससे उसे कुछ हद तक पेन होता है। दो और हर साइड से उस पर आते हैं, कदीम को अपने दूसरे आर्म से रिएक्ट करने के लिए फोर्स करते हुए, जब वो एक वुल्फ को फिर से बैकहैंड करता है। उसके पास बहुत सारी ओपनिंग्स रह गई थीं और वुल्व्स उसके लेग्स को कुतर रहे थे। चीजें रियली बैड लग रही थीं, तो वो इंस्टेंटली उस वुल्फ को स्लॉटर कर देता है जो उसे काट रहा था। कदीम हांफता है। ब्लेड वुल्व्स अभी खत्म नहीं हुए थे, पीछे हटने से रिफ्यूज कर रहे थे और उस पर ग्राउल कर रहे थे। उनकी पूरी स्ट्रेटेजी पैक्स में हंट करने की थी और उनमें से एक को मारते हुए देखने के ठीक बाद वुल्व्स उसे एक डिफरेंट मैनर में टारगेट करने के लिए स्ट्रेटेजीज स्विच कर रहे थे। एक और इशू ये था कि उनमें से बहुत सारे थे। वो उन्हें परफेक्ट कंडीशन में आसानी से वाइप आउट कर सकता था, लेकिन इस तरह नहीं। अगर ये काफी नहीं था तो उसका डेड वेट ट्रैवल कंपेनियन भी वुल्व्स द्वारा हैरास किया जा रहा था, हेल्पलेसली अपनी टॉर्च को उन्हें डराने के लिए लहरा रहा था। कॉर्नर्ड होकर कदीम लिड खोलता है, ये जानते हुए कि उसका डीमोनिक ब्लड ही उसे सरवाइव करने का ओनली वे है, भले ही इसका मतलब उसे और पॉइजन करना हो। ब्लेड वुल्व्स ब्लड की वल्गर सेंट की ओर खींचे चले आते हैं जब वे एक ह्यूमन को उसे पूरा गटकते हुए देखते हैं। बोतल खत्म हो गई और ये आदमी एक बार फिर वही किलिंग मशीन बन गया था जो हॉन्ट डीमन की डिमाइज के लिए रिस्पॉन्सिबल था। उसका ऑरा अब वुल्व्स को डराने के लिए इनफ मेनेसिंग था, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि कदीम अपनी तलवार लेता है और अपनी नजरें उन 3 वुल्व्स पर टिकाता है जो करंटली मर्चेंट को सराउंड किए हुए थे। उसने उन्हें गॉड लाइक स्पीड से स्लॉटर कर दिया, मर्चेंट की आंखों को स्टन करते हुए। नेक्स्ट वो अपनी एक्स लेता है जो उसे स्लॉटर में और एड करती है जब वो एक साथ पूरे ग्रुप को काट देता है। बाय द वे, उसका बजर्कर मोड उस डीमन के ब्लड के बेस पर चेंज होता है जिसे वो कंज्यूम करता है, एंड बिकॉज उसने इस एवोल्यूशन के लिए गॉब्लिन डीमन का ब्लड पिया था, वो अब उसी तरह की स्पीड ब्लिट्जिंग प्रावेस मिमिक कर सकता था जैसी डीमन ने की थी। कदीम वुल्व्स को डिस्ट्रॉय करता है, हॉन्ट डीमन की एजिलिटी के साथ अपनी अनोइंगली डिफिकल्ट फाइट को रिकॉल करते हुए, लेकिन अ सेम इफेक्ट उसे इस बैटल में एड कर रहा था, वुल्व्स को डराते हुए और उन्हें भागने पर फोर्स करते हुए। मर्चेंट को लगता है कि बस इतना ही था, लेकिन हमारा एमसी जानता है कि ये रीजन नहीं है। एक ज्यादा पावरफुल ब्लेड वुल्फ आगे बढ़ता है, ह्यूमन को चैलेंज करते हुए। ये वुल्फ वो अल्फा मेल था जिसे एंड्रू टेट बनने की एस्पायर करता है। उस मैजेस्टिक हेयर को देखो, इसमें कोई सरप्राइज नहीं कि एक बॉल्ड पर्सन ऐसा चाहेगा। कदीम इसे लीडर ऑफ द पैक कहता है,
बुरी बात यह है कि उसकी बफ स्टेट खत्म होने वाली है, सो वो क्रीचर से प्रॉपरली लड़ भी नहीं सकता। पैक लीडर कदीम पर इंसेन अमाउंट ऑफ स्ट्रेंथ के साथ अटैक करता है। उसका शीयर वेट उसे क्रश करने के लिए इनफ था। डॉज करते समय हमारे एमसी को अपने चेस्ट में एक शार्प पेन एक्सपीरियंस होता है। उसका हथियार गिर जाता है जब वो अपने प्यारे शरीर को पकड़ लेता है, अपने बजर्क मोड के बैकलैश को एक्सपीरियंस करते हुए। मर्चेंट मदद करना चाहता है, लेकिन वो रेली नहीं कर सकता, अपने मास्टर से अपने सेंसेस में वापस आने की भीख मांगते हुए, वरना वे दोनों मारे जाएंगे। कदीम मुश्किल से होल्ड ऑन कर पा रहा था जब जाइगेंटिक व्हाइट वुल्फ उसे नीचे घूरता है, फिनिशिंग ब्लो के लिए उस पर पाउंस करने के लिए तैयार। हमारा एमसी स्काई की ओर देखता है और सवाल करता है कि कंडीशंस अभी तक क्यों पूरी नहीं हुई। यह इंसेन था कि वो वुल्फ की ओर देखने के बजाय स्काई की ओर देख रहा था, लेकिन फिर ऐसा होता है। कदीम फाइनली उसे देखता है। उसकी आंखों का कलर शिफ्ट हो जाता है जब मिडनाइट पूरी तरह से मून की प्रेजेंस को कंसील कर लेता है। अपनी तलवार पकड़कर वो अटाला से प्रे करता है। द अनडिफीटेड मास्टर ऑफ 10,000 सोल्जर्स उससे अपनी तलवार उसके हाथों में रखने की भीख मांगते हुए, ताकि वॉरियर को बैटल के लिए एक अनफैथमेबल थर्स्ट से ब्लेस कर सके। ये गॉड्स की तरफ से एक वॉर क्राई था, ताकि वॉरियर के एनिमीज के खिलाफ लिटरल हैवोक अनलीश किया जा सके। सडनली ब्लेड एक ब्राइट लाइट से डैजल करती है पैक लीडर, और यहां तक कि मर्चेंट को भी स्टन कर देती है। एक रेड ऑरा के बजाय कदीम येलो ट्रेल्स ग्लो करता है जब गॉड रिस्पॉन्ड करता है और पूछता है कि वो अपने हथियार को किस तरह का नाम देगा। ये सेम इफेक्ट था जिसे हमारे एमसी ने अपने फर्स्ट प्ले थ्रू एक्सपीरियंस के दौरान भी एक्सप्लॉइट किया था। जहां तक सोर्ड के नाम की बात है, कदीम उसे मॉस्कीटो कहता है। यस, आपने सही सुना, डिवाउरर ऑफ वर्ल्ड्स या ड्रैगन स्लेयर या गॉड किलर भी नहीं, इंस्टेड एक मॉस्कीटो, यही वो इसे कह रहा है। भाई ने तलवार का नाम मॉस्कीटो रख दिया, अब ये मच्छर ही सबकी बजाएगा। इस ऑसम मोमेंट के लिए एक लाइक तो बनता है, और ऐसी ही जबरदस्त कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना गाइस। उस नाम के चांट होने के साथ सोड पर एक रेड इंसिग्निया इंस्क्राइब हो जाता है, एक यूनिक ट्रेट जो कदीम द्वारा डिप्लॉय किया गया था, जो उसे नाम बिस्टो करने की अलाउ करता है। पैक लीडर फाइट को फिनिश करने के लिए उस पर पाउंस करता है, लेकिन यह फाइट उसी मोमेंट खत्म हो जाती है जब कदीम अपनी सोड अपग्रेड करता है, क्योंकि वो उसका यूज वुल्फ की साइड को सेवर करने के लिए करता है। ब्लेड का स्पेशल इफेक्ट भी उसी एग्जैक्ट मोमेंट पर किक इन करता है, एक एबिलिटी जिसे वैम्पायरिज्म कहते हैं। बिकॉज उसने इसे मॉस्कीटो नाम दिया था, हर कट जो वो अपने ओपोनेंट्स को देगा वो उसकी ओन हेल्थ को कुछ हद तक रिस्टोर करेगा। सो जो वुंड्स उसे बॉदर कर रहे थे वे अब रिकवर हो गए थे। वुल्फ उस पर हंसता है क्योंकि ये अभी भी बीस्ट को मारने के लिए इनफ नहीं था। कदीम उसकी शिट टॉकिंग एबिलिटी की रिस्पेक्ट करता है और सोचता है कि क्या उन्हें राउंड 2 के लिए जाना चाहिए। हम उस पार्ट पर कट करते हैं जहां व्हाइट पपी बेसिकली लोबोटोमाइज्ड हो गया है। उसके सिर में से एक तलवार जा रही है, इफेक्टिवली फाइट को एंड करते हुए। वैम्पीरिक इफेक्ट्स अपना कोर्स लेते हैं, फेटल वुंड को परमानेंटली हील करते हुए। उस तरह की फेटल इंजरी भी ट्रेट के इफेक्ट्स की वजह से हील हो गई थी। सो वही सिचुएशन जो एक कैटास्ट्रोफी बन गई थी, हमारे एमसी के लिए एक बेनिफिट में तब्दील हुई। इंसिग्निया चेक करते हुए कदीम फिगर आउट करता है कि इसका प्रोबेबली एंशिएंट लैंग्वेज में मॉस्कीटो मतलब है। उसे जो एबिलिटी मिली है वो रिजेनरेशन के लिए ग्रेट है, लेकिन वेपन की क्वालिटी जेन्युइनली खराब है। सो रियली वेल रिकवर करने के लिए बंदे को इसे बहुत स्पैम करना होगा, और अगर ऐसा होता भी है तो एक पावरफुल एनिमी उसे न्यूट्रलाइज कर सकता है अगर उसका अपना ब्लड न हो। कदीम पेसिमिस्टिक सेल्फ टॉक को रोकता है और मानता है कि उसका करंट एडवांटेज अभी के लिए काफी अच्छा है। जब तक वो फिर से सर्टेन कंडीशंस मीट कर सकता है, उसे एक स्पेशल इफेक्ट के साथ एक और भी पावरफुल वेपन मिलेगा। वो अपना हथियार शीथ करता है, खुद को याद दिलाते हुए कि लाइफ से कम एक्सपेक्ट करे, क्योंकि यही लेसन उसने अपने फर्स्ट प्ले थ्रू एक्सपीरियंस से सीखा था। मर्चेंट पैक लीडर को ग्राउंड पर डेड देखकर शॉक्ड रह जाता है। बाकी वुल्व्स पूरी तरह मैसेकर्ड थे। ये उसके लिए अनएक्सप्लेनेबल था क्योंकि बारबेरियन पहले डेथ के वर्ज पर था और अब उसने टेबल फ्लिप कर दी थी। जब वो अपने मास्टर की कंडीशन चेक करता है तो उसके सारे वुंड्स गायब हो गए थे, यहां तक कि जो उसे अभी अभी वुल्व्स से मिले थे। कदीम सीधे उससे पूछता है कि उसने भागने से रिफ्यूज क्यों किया, क्योंकि वो इस सिचुएशन में आसानी से अपनी ओन लाइफ को प्रायोरिटाइज कर सकता था। आफ्टर ऑल, अगर वो वुल्व्स के अपीयर होने के ठीक बाद चला जाता तो कदीम वीकेंड होता और वैसे भी उसका पीछा नहीं कर पाता। मर्चेंट क्वेश्चन के बारे में लॉन्ग एंड हार्ड सोचता है और फिर एक आंसर देने की कोशिश करता है। कदीम उसे ये कहकर चुप करा देता है
कि वो मर्चेंट का पीछा कभी नहीं कर पाता, क्योंकि ऐसा करने से वो खुद वुल्फ फूड बनने के रिस्क में पड़ जाता। ऐसा लगता है जैसे उसके गाइड ने भागने का सारा थॉट गिव अप कर दिया था। लेकिन ये एक इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशन था। मर्चेंट भी नहीं समझ पा रहा था कि उसने भागने से रिफ्यूज क्यों किया, जैसे उसे इंजर्ड बारबेरियन की सेफ्टी की खुद से ज्यादा परवाह हो। कादिम उसे थोड़ी देर वॉच रखने के लिए कहता है, क्योंकि उसे सोना और रेस्ट करना है। फाइनली वो अपने गाइड को याद दिलाता है कि अगर वो कभी भागना चाहे तो वो अर्थ के कॉर्नर को टच कर ले, क्योंकि अदरवाइज बंदे को स्पीड ब्लिट्स कर दिया जाएगा, और जिस मोमेंट वो ऐसा करेगा, डूड उसके गट्स को चीर देगा। मर्चेंट टेरिफाइड था, यहां तक कि सोचने लगा था कि क्या ये बारबेरियन की साइड से किसी तरह का डार्क ह्यूमर था। बेचारा डूड कैंप फायर के पास रोता है क्योंकि वो जिस सिचुएशन में है, और अगली सुबह तक वे दोनों अलायंस की टेरिटरी पहुंचने से पहले और 10 डेज चलने के लिए निकल पड़ते हैं। कदीम के व्यू में बड़ा क्वेश्चन था बॉर्डर को बिना किसी प्रॉब्लम के क्रॉस कर पाना, क्योंकि वो रियली अपनी प्रेजेंट कंडीशन में किसी पावरफुल होली नाइट से भिड़ना नहीं चाहता था। अवॉइडेंस उनके लिए बेस्ट ऑप्शन था। मर्चेंट मैप इंस्पेक्ट करता है और अश्योर करता है कि कोई इशू नहीं होगा। आफ्टर ऑल उन्होंने इसी पर्पस के लिए एक डिफरेंट रूट यूज किया था। एट बेस्ट वे होली नाइट्स के बजाय बैंडिट्स से भिड़ेंगे। लेकिन उन स्मॉल फ्राइज की चिंता करने की कोई बात नहीं थी, स्पेशली जब उसके साइड में एक लिटरल बजर्क बारबेरियन हो। एनीवे, पास में एक छोटा कासल था जिसे मल्टाना कहते हैं। गोल यहां सप्लाईज रीस्टॉक करना था, और ये एक स्पेशल प्लेस थी जहां एल्गा फैक्शन की पहुंच नहीं थी। अलायंस की टेरिटरी एम्पायर से बहुत स्मॉलर थी, लेकिन फिर भी हर एस्पेक्ट में एक बेटर कमर्शियल सेक्टर था। करंट शॉर्टकट फॉलो करते हुए वे गोल्डन रोड पर पहुंचेंगे, फिर वे आसानी से वेस्टाना जा सकते हैं। इस प्लान के बारे में सब कुछ कदीम को सेंस बना रहा था, पर वो जानता था कि ये थ्योरी में ही सिंपल था, क्योंकि जर्नी डिफिकल्ट होगी। 300 ईयर्स अगो कॉन्टिनेंट का ईस्टर्न पार्ट शैम्बल्स में था। पावर के कंटेस्ट रैम्पेंट थे। कोई भी आउटसाइडर्स का कहीं वेलकम नहीं करता था, और उसके जैसे बारबेरियन के लिए लोग स्पेशली कॉशियस थे। तब मेलिसा भी उसे ऐसे देखती थी जैसे वो कोई बड़ा ब्रूट अनॉयंस हो। वो सिर्फ एक शेल्टर्ड लाइफ वाली यंग मेज थी, सो उसका गार्ड पर रहना नेचुरल था। उसने उससे अपने साथ ट्रैवल करने के लिए कहा था, जबकि वो उसके टॉल ओगियर होने का मजाक उड़ाती थी और अपने थॉट्स अपनी डायरी में जर्नल करती थी। वो सिंपल और हैप्पी मेमोरी कदीम को स्माइल करा देती है, जबकि मर्चेंट एम्फेसाइज करता है कि वो जगह लोगों को जज करने में हार्श नहीं है, सो सब ठीक रहेगा। जब वे बात कर रहे थे, डिस्टेंस में कुछ लोग कमोशन कर रहे थे। हमारा एमसी सिचुएशन का बेस्ट गेस पूछता है, और मर्चेंट डिड्यूस करता है कि ये एब्सोल्युटली बैंडिट्स हैं, सिर्फ क्लोथिंग के बेस पर। करीम मुड़ता है और मानता है कि उन्हें अवॉइड करने के लिए ऑपोजिट डायरेक्शन में स्विंग करना चाहिए, बट अनफॉर्चुनेटली एक अगली क्लाउन उन्हें नोटिस कर लेता है। ये चीजों को कॉम्प्लिकेट कर देता है जब करीम खुद को प्रिपेयर करता है, इडियट स्क्वाड का वेलकम करने के लिए अपने दोनों हथियारों का यूज करते हुए। क्लाउन्स उस पर माइंडलेसली चार्ज करते हुए दौड़ते हैं, लेकिन वेपन्स यूज करने के बजाय वे सिंपली अपने हाथ बाहर निकालते हैं। एक हिलेरियस प्लॉट ट्विस्ट में ये लोग एक्चुअली कदीम को अपने ही एलाइज में से एक मानते हैं, क्योंकि वो इतना ब्रूडिंग दिखता है। दूसरे दो आदमी जिनसे वे आर्ग्यू कर रहे थे जल्दी से भाग जाते हैं, ओगियर को चैलेंज करने से डरते हुए। कदीम इन इडियट्स को बिना किसी परवाह के हंसते हुए देखता है, सो वो उन्हें अपने इंटेंशंस एक्सप्लेन करने के लिए एक फाइनल वार्निंग देता है। क्लोक्ड बंदा अपोलोजाइज करता है और सोचता है कि क्या उसे बारबेरियन को उसकी प्रॉपर आइडेंटिटी एगन्स रेजिंग हॉर्न से बुलाना चाहिए। ये एक क्रिंज नेम था। करीम क्लैरिफाई करता है कि वो ऐसा कुछ नहीं है, और उन्होंने उसे किसी और के लिए मिस्टेक कर लिया है। उसका उनकी मदद करने का भी कोई इंटेंशन नहीं था। यह रेवलेशन क्लाउन्स के ग्रुप को बैफल कर देता है। वे उसके साथ हंसने से अब अपने हथियार निकालने पर आ जाते हैं, इंसल्टेड कि उसने उनका फूल बनाया। कदीम आदमियों को घूरता है, उनकी धज्जियां उड़ाने के लिए तैयार।